इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 71। यूकिन किंग और अन्य लोगों ने कुछ देर चर्चा की और रणविजय के साथ माउंट न्यू मून तक जाने का फैसला किया। रणविजय के लिए उसने मेंगमैन को खेलने के लिए एक आरामदायक पोशाक दी थी। जब उसका फ़ोन बज उठा, उसने फ़ोन निकाला और देखा कि यह काजल का था। भाई, मैं कल रात 7 या 8 बजे तुम्हारे घर जाऊंगा। मैं दिन में कुछ सहकर्मियों के साथ खरीदारी करने जाऊंगा। काजल ने कहा, ठीक है, तुम्हें उस रात मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करना होगा। चलो मैं देखती हूँ कि तुम्हारा खाना रसोई में खाने लायक है या नहीं। हो, काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल तुम्हारे लिए एक शानदार डिनर तैयार करूंगी। ओह ठीक है, मेंगमैन की माँ कल वापस आ रही है, वह रात को 10 बजे आएगी। चलो फिर साथ में खाना खाते हैं। रणविजय ने कहा, क्या ऐसा है? काजल को थोड़ा आश्चर्य हुआ, तो यह मेरे लिए अपनी भाभी से मिलने का सही समय है। पिछली बार जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने उसके बारे में नहीं बताया था और तुमने इसे इतना रहस्यमय बना दिया। मैं खुद ही देखने जा रही हूँ कि मेरी भाभी कौन बनी और किसने मेंगमैन जैसी प्यारी लड़की को जन्म दिया। अभी वह तुम्हारी भाभी नहीं है, इसलिए उसके सामने ऐसा कुछ भी मत कहो। रणविजय ने उत्तर दिया। उसे परवाह नहीं थी, वह बस यह नहीं जानता था कि अनन्या क्या सोच रही थी। ओह, मैं समझ गया। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह कौन है? काजल ने उत्सुकता से पूछा। जब हम कल मिलेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, रणविजय ने कहा और उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक कॉल आई तो रणविजय ने फ़ोन रख दिया, अपने फ़ोन को देखा और यह अनन्या थी जिसने कॉल किया था। रणविजय ने फ़ोन उठाया। रणविजय, हाँ, तुमने मेंगमैन के लिए वह रंगीन पेंटिंग ब्रश नहीं खरीदा है ना? अनन्या ने सीधे मुद्दे पर बात की। नहीं, अच्छा व्यवहार किया, अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रणविजय के चेहरे पर अकड़न आ गई, वह अवाक रह गया। तो मैं शॉपिंग करने जाऊंगा, मैं तुमसे अब और बात नहीं करूंगा, अलविदा। इतना कहकर अनन्या ने फ़ोन रख दिया। उसे खुद भी नहीं पता था कि रणविजय के साथ उसकी बातचीत का लहजा बहुत बदल गया था। ये तो पता ही था कि बाहर वालों को वह बर्फ की देवी की तरह बर्फीली लगती थी। वह कभी मुस्कुराती नहीं थी और जब उसे किसी के करीब होने का एहसास होता था तभी वह अपना बर्फीली वेश उतारती थी। हालांकि रणविजय को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। मेंगमैन को नीचे ले जाते हुए चारों पहले से ही पूरी तरह से तैयार थे और जाने के लिए तैयार थे। चलो चलते हैं, मेंगमैन ने अपना हाथ हिलाया और खुशी मनाई। चलो चलते हैं, लियांग मेंगकी ने मुस्कुराते हुए कहा। घर से निकलने के बाद वे माउंट न्यू मून पर पहुंचने से पहले 10 मिनट तक गाड़ी चलाते रहे। इसमें कोई संदेह नहीं था, लियांग मेंगकी के अलावा अन्य 3 लोगों के चेहरे पर भी वही आश्चर्यजनक भाव थे। आओ, वो नए आगंतुक को देखते ही लिटिल ब्लैक की आंखें चमक उठीं और एक क्रूर बाघ की तरह दौड़ पड़ी। उसने अपना मुंह खोला, नुकीले दांत दिखाते हुए, और झाओ फैंग को भयंकर रूप से देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह झाओ फैंग के शरीर से एक निर्दयी आभा महसूस कर सकता था। झाओ फैंग की मांसपेशियां भी तनावग्रस्त हो गईं। उसने भौहें सिकोड़ी और लिटिल ब्लैक को घूरा। उसे लगा कि यह कुछ अकल्पनीय था क्योंकि उसे वास्तव में लिटिल ब्लैक के शरीर से खतरे का एक निशान महसूस हुआ था। धमकी, आखिर वह सिर्फ एक कुत्ता था। रणविजय की आंखों में गहरी हैरानी थी। झाओ फैंग के मजबूत होने की बात अलग थी क्योंकि वह एक विशेषज्ञ था, लेकिन उसके कुत्ते में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ की आभा क्यों थी? रणविजय, ये कुत्ता। झाओ दाहू ने थोड़ा डरते हुए अपनी लार निगल ली। लिटिल ब्लैक, मेंगमैन ने तुम्हें याद किया है। क्या तुमने मेंगमैन के बारे में सोचा है? मेंगमैन रणविजय की बाहों में मुड़ गई। ये देखकर वह हंसा और मेंगमैन को जमीन पर लिटा दिया। फिर वह लिटिल ब्लैक की ओर भागी। 2 कदम चलने के बाद जल्दबाजी में कदमों की वजह से मेंगमैन लड़खड़ा गई और लगभग जमीन पर गिर गई। आओ, ओह ओह, लिटिल ब्लैक इतना डर गया था कि उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसे शांत रहने की परवाह नहीं थी। उसका शरीर जल्दी से उछल गया। जब मेंगमैन नीचे गिरी तो वह हमेशा की तरह लिटिल ब्लैक के पेट पर गिर गई। हफ हफ, लिटिल ब्लैक ने राहत की सांस ली। इस दृश्य ने झाओ फैंग के चेहरे की मांसपेशियों को कांपने पर मजबूर कर दिया। क्या बकवास है? झाओ फैंग थोड़ा चौंक गया। उसे लगा कि लिटिल ब्लैक की अभी की गति अकल्पनीय थी। यह एक पल में इतनी तेज कैसे हो गई? इसका मतलब था कि लिटिल ब्लैक के पैर बहुत मजबूत थे, अन्यथा यह इतनी गति प्रदान नहीं कर पाता। हाँ, लिटिल ब्लैक, चलो वहाँ चलते हैं और कुत्तों के साथ खेलते हैं। मेंगमैन खड़ा हुआ, लिटिल ब्लैक के सिर को थपथपाया और फिर लिटिल ब्लैक को वहाँ ले गया जहाँ दूसरे कुत्ते थे। हम्फ, कैसा है? क्या ये सुंदर नहीं है? ये देखकर कि आप सभी कैसे घूर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। हे, मैं भी वहाँ खेलने जा रहा हूँ। लियांग मेंगकी मेंगमैन का पीछा करते हुए भागी और कूदी। झाओ फैंग ने बार बार उसके जीवंत रूप को देखा। इतने सारे पालतू कुत्तों को देखकर यूकिन किंग और झाओ दाहू भी हंसते हुए दौड़े। रणविजय, मैं वास्तव में अपने दिल की गहराई से आपकी प्रशंसा करता हूँ। झाओ फैंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, फिर पूछा, क्या ये सब आपने बनाया है? हाँ, इतनी बड़ी जगह बनाने में कितना समय लगा? झाओ फैंग ने उत्सुकता से पूछा। कुछ दिन। रणविजय ने यह नहीं बताया कि इन सभी संशोधनों में केवल 1 घंटा लगा था। कुछ दिन, फिर भी झाओ फैंग की अभिव्यक्ति अभी भी कठोर थी। उसने आसपास की जगहों को देखा और कहा, यहाँ का वातावरण वास्तव में अच्छा है।
इसलिए हमने जो सामग्री खाए वह सब यहाँ से ही है। जैविक भोजन वास्तव में स्वादिष्ट है। जैविक, रणविजय ने धीरे से हंसते हुए कहा, ये जगह उससे कहीं ज्यादा जटिल है। क्या ये हो सकता है? रहस्य क्या है? झाओ फैंग ने अपनी आंखें मूंद लीं। झाओ फैंग के सवाल के सामने रणविजय ने केवल उदासीनता से अपना सिर हिलाया। इस जमीन के टुकड़े पर 5वें चरण के स्पिरिट खजाने, दूसरे चरण के स्पिरिट खजाने, पहले चरण के शुद्ध यांग स्पिरिट खजाने थे। पानी, पहले दर्जे का स्पिरिट खजाना मांस। टीम घास, रैंक 1 स्पिरिट खजाना, रैंक 1 जेड फायर ओस। स्पिरिट पानी, आध्यात्मिक पृथ्वी और सुखद गंध वाली घास भी थी। इस जमीन के टुकड़े पर इतने सारे खजाने इकट्ठे होने के बाद ये सामान्य कैसे हो सकता है? शानदार, झाओ फैंग ने एक बार फिर आह भरी। उसे नहीं पता था कि यह इसलिए था क्योंकि रणविजय ने ये शानदार जगह बनाई थी, या यह पिता के प्यार की वजह से था। चाहे जो भी हो, झाओ फैंग के दिल में रणविजय की छवि थोड़ी और ऊंची हो गई। रणविजय, तुम्हारा घर इतना अच्छा है, तुम इसका ख्याल क्यों नहीं रखते? कभी कभी यह अफसोस की बात होगी अगर कोई पर्वतारोही यहाँ आकर इसे थोड़ा नष्ट कर दे। झाओ फैंग ने कुछ संदेह के साथ कहा, हमारे पास लिटिल ब्लैक है। रणविजय ने जियो हेई की ओर अपने होंठ से कुड़े और कहा, जब तक यह मौजूद है इस क्षेत्र में कोई समस्या नहीं होगी। ये यहाँ का छोटा बटलर है और मेरे गेट की रखवाली और सुरक्षा का प्रभारी है। ये झाओ फैंग एक पल के लिए चौंक गया और फिर राहत के साथ मुस्कुराया, बॉस आपको ये कुत्ता कहाँ से मिला? ये कुत्ता वाकई कुछ खास है, मुझे उससे थोड़ी बहुत धमकी महसूस हुई। धमकी? रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, शायद तुम उसे हरा न सको। परिवर्तन के बाद लिटिल ब्लैक के शरीर की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो गई थी। अगर झाओ फैंग कोई ब्लेड और भाले का इस्तेमाल नहीं करता तो रणविजय को लगता कि वह लड़ाई में हार जाएगा, लेकिन एक हथियार के साथ, चाहे लिटिल ब्लैक का शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह हमलों को रोकने में सक्षम नहीं होगा। यहाँ तक कि मौजूदा रणविजय भी ऐसा करने में असमर्थ था। यह, झाओ फैंग ने अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसा। झाओ फैंग ने रणविजय से बातचीत करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह और भी बदतर होता जा रहा था। बॉस की नज़र में झाओ फैंग अपने बॉस के कुत्ते को भी नहीं हरा सकता था। अगर ये शब्द फैल गए तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बदतर हो रहा हूं, बल्कि यह है कि रणविजय बहुत मजबूत है। झाओ फैंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। लेकिन फिर भी झाओ फैंग को अभी भी रणविजय के रेस्तरां में आना पसंद था। पहला कारण स्पष्ट रूप से था भोजन का प्रलोभन, और दूसरा कारण, झाओ फैंग की आंखें जो धीरे धीरे लियांग मेंगकी की ओर तैर रही थीं, उन्हें देखकर ही कोई बता सकता था कि यह लड़का शायद उससे प्यार करने लगा है। एक बार जब कोई लड़का किसी लड़की के बारे में सकारात्मक धारणा बना लेता है तो वह निश्चित रूप से उसके करीब आने की कोशिश करता है। मेंग मैंग और बाकी लोगों को थोड़ी देर तक खुशी से खेलते देखने के बाद रणविजय खेत की जमीन पर गया और 4 बड़े आलू, 7 बैंगन और कुछ कैलियन फूल खोदे और दूध को अच्छी तरह निचोड़ा। ये सब खत्म करने के बाद रणविजय थंडर यांग के पेड़ों पर वापस आया और अपने आसपास की चीजों को देखा। क्या आप धूम्रपान करते हैं? झाओ फैंग ने मालबोरो का एक डिब्बा निकाला और रणविजय के लिए एक जलाया। फिर उसने अपने लिए एक जलाया। आपने ये जगह बहुत अच्छी तरह से बनाई है। झाओ फैंग ने एक बार फिर प्रशंसा की। क्या ऐसा है? भविष्य में यहाँ बेहतर होगा। रणविजय ने हल्के से मुस्कुराया। माउंट न्यू मून का परिवर्तन केवल शुरुआत थी और दूसरी बार यह जगह अलग हो जाएगी। तीसरी बार माउंट न्यू मून को एक परिलोक में बदल देगा। मुझे आप पर विश्वास है। झाओ फैंग पूरी तरह से सहमत था, लेकिन उसके बाद उसने विषय बदल दिया और कहा, मैं आधे साल पहले माउंट न्यू मून आया था और उस समय ये जगह अभी भी एक जंगल थी। रणविजय ने इस जगह को इस तरह बनाया था, अगर ब्यूरो ऑफ लैंड्स के लोगों को पता चल गया तो ये परेशानी होगी। रणविजय ने ये सुनने के बाद उसकी निगाहें एक पल के लिए रुक गईं। उसने हल्के से अपना सिर हिलाया और एक निर्विवाद स्वर में बोला, एक राजा की आभा के साथ दुनिया को देखते हुए, मेरे रणविजय के क्षेत्र में कोई भी आदेश नहीं दे सकता। झाओ फैंग की उंगलियां अचानक कांप उठीं और उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। उसकी आंखें फड़कने लगीं और एक पल के लिए वह रणविजय की प्रभावशाली आभा से इस हद तक दबाव में आ गया कि वह सांस लेने में असमर्थ हो गया। लेकिन शुक्र है कि रणविजय के बोलने के बाद आभा भी गायब हो गई। उसकी नज़र बड़े मछली तालाब पर पड़ी और उसने कहा, मछली की कौन सी किस्में ज्यादा स्वादिष्ट हैं? मछली? झाओ फैंग थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने जवाब दिया, बहुत सारी अलग अलग किस्में हैं, जैसे कि ग्रास काप, सिल्वर काप, ग्रीन काप, काप थरी स्केल, क्रूसियन काप आदि। मैं आमतौर पर थरी स्केल और मडलोच भी खाता हूँ। समुद्री मछलियाँ भी हैं, जैसे कि पीली क्रोकर, सार्डिन, ईल मछली, काली मछली, ये सभी बहुत अच्छी हैं। संक्षेप में, अगर मछली अच्छी तरह से पकाई जाती है तो मुझे लगता है कि वे सभी बहुत स्वादिष्ट हैं। और मैंने एक बार पफर मछली भी खाई थी और स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन पफर मछली बहुत जहरीली होती हैं और उनके लिए बहुत सख्त आवश्यकताएं होती हैं, और यह भी कहावत है कि पफर मछली को मरते दम तक खाओ। बहुत सारी मछलियां हैं, मेरे पास अभी भी कई ऐसी हैं जिन्हें मैंने पहले नहीं चखा है। झाओ फैंग ने मछली के बारे में वह सब कुछ समझाया जो वह जानता था। अध्याय 72। रणविजय ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, अभी भी कुछ झींगा प्रजातियां हैं, लॉबस्टर, प्रॉन पेयर, बेसल एरिया झींगा और अन्य प्रकार के केकड़े जिन्हें पालना है।
झाओ फैंग, क्या आप जानते हैं कि मैं ये झींगा बीज कहाँ से खरीद सकता हूँ? झींगा बीज। झाओ फैंग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, हाँ, क्या आप यहाँ मछलियाँ पालने की योजना बना रहे हैं? क्या ये तालाब खारे पानी का है या ताजे पानी का? अगर यह खारे पानी का है तो ये केवल कुछ समुद्री मछलियाँ पाल सकता है, लेकिन अगर ये ताज़ा पानी का है तो ये केवल ताजे पानी की मछलियाँ पाल सकता है। मेरा तालाब यहाँ कुछ भी पाल सकता है। रणविजय हल्के से मुस्कुराया। झाओ फैंग के चेहरे की मांसपेशियां कांप उठीं और उसने कुछ और नहीं कहा। उसे पहाड़ पर कुत्तों से भी खतरा महसूस हो सकता था, इसलिए यह ऐसी जगह नहीं थी जिसे सामान्य ज्ञान से आंका जा सके। झाओ फैंग के लिए यह मानना अभी भी थोड़ा असंभव था कि एक ही तालाब में मीठे पानी की मछलियां और समुद्री मछलियां पालना संभव है। हान मछली पालने की तैयारी कर रहा है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम जल्द ही मछली का खाना खा पाएंगे? झाओ फैंग को आखिरकार यह एहसास हुआ, इसलिए वह उत्साहित स्वर में कहने से खुद को नहीं रोक सका, हान मछली के बीजों का मामला मुझ पर छोड़ दो। ओह, रणविजय ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें इस मामले में परेशान करूंगा। जैसे ही उसने कहा, रणविजय ने अपना हाथ उठाया और झाओ फैंग के कंधे को हल्के से थपथपाया। इस तरह का रवैया ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा अपने जूनियर को प्रोत्साहित कर रहा हो या कोई उच्च पद वाला व्यक्ति किसी निम्न पद वाले को प्रोत्साहित कर रहा हो। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं। हालांकि झाओ फैंग को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वह एक ऐसे छात्र की तरह था जिसे पुरस्कार मिला हो और मुस्कुराया। अगर ये दृश्य फॉरएवर हार्मनी एसोसिएशन या भूमिगत शक्तियों के अन्य लोगों द्वारा देखा जाता तो निश्चित रूप से उनके विचार उसके प्रति बदल जाते। एक पागल आदमी जिसका नाम दुनिया को हिला देता है, वह इतना मिलनसार कब से हो गया? दोपहर में सभी ने माउंट न्यू मून में 3 घंटे बिताए। ऐसा लग रहा था जैसे वे समय भूल गए हों। जब वे रेस्तरां में लौटे तो पहले से ही 5:30 बज चुके थे। हालांकि नोटिस बोर्ड पर लिखा था कि रेस्तरां 18:00 से 19:00 बजे तक व्यापार के लिए खुला है, लेकिन ग्राहक पहले से ही पहले आ रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर बार जब वे शेड्यूल के अनुसार रेस्तरां में पहुंचते थे तो उन्हें आधे घंटे से अधिक समय तक कतार में खड़ा रहना पड़ता था। मिंग मैंग, आओ, छोटी बहन तुम्हें गले लगा ले। रेस्तरां के सामने लियांग मिंग को लगा कि वह मिंग मैंग के करीब है, इसलिए उसने अपनी बाहें फैलाईं और मुस्कुराई। वह लंबे समय से खूबसूरत छोटी राजकुमारी को गले लगाना चाहती थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा मिंग मैंग को दूसरों से गले मिलने की अनुमति नहीं देते। मिंग मैंग थोड़ी शर्मीली थी और उसने जवाब देने के लिए अपना शरीर घुमाया। छोटी बहन भी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बेशक मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ। लियांग मिंग की हंसी। मिंग मैंग ने अपना छोटा सिर उठाया और पापा की ओर देखा, ये सोचकर कि क्या वह अपनी छोटी बहन को उन्हें गले लगाने देगी। ये देखकर लियांग मिंग ने रणविजय की ओर देखा जो दरवाजा खोलने वाला था, और पूछा, रणविजय, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बाहरी व्यक्ति हूँ? हाँ, रणविजय ने बिना अपना सिर घुमाए साफ साफ जवाब दिया। लियांग मिंग की अभिव्यक्ति उसी समय कठोर हो गई। यू किंग, साथ ही झाओ दाहू, दोनों अपनी हंसी को रोक रहे थे। हन्फ, लियांग मिंग ने जोर से नाक सिकुड़ी और झट से कहा, बॉस, तुमने मेरा दिल दुखाया है। ऐसा कहते हुए लियांग मिंग का दिल बेचैन हो गया। ये शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे मालिक उसका बॉयफ्रेंड हो। तुम यहाँ खाकर रणविजय को दिवालिया बनाना चाहती हो? झाओ दाहू ने मुंह हिलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह जितना ज्यादा खाएगी बॉस उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगा। कौन परवाह करता है? लियांग मिंग ने झाओ दाहू को घूरा और अचानक झाओ फैंग को हंसते हुए देखा। उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं? झाओ फैंग अवाक रह गया। जब वह बात करती थी तो दूसरों को जज करना एक बात थी, लेकिन अब दूसरे खड़े होकर हंस भी नहीं सकते थे। इसमें न्याय कहाँ था? रणविजय ने डाइनिंग हॉल में प्रवेश किया और रसोई में रात के खाने की तैयारी करने से पहले कुछ संगीत बजाया। सबसे पहले उसने चावल पकाए। चावल पक जाने के बाद रणविजय ने बर्तन का ढक्कन खोला। इस ब्रेक के दौरान रणविजय ने खाना बनाने की तैयारी की। रात के खाने के लिए रणविजय ने तले हुए आलू के कटे हुए अंडे और लाल भुने हुए बैंगन बनाने की योजना बनाई। सामान्य रूप से काम करते हुए रणविजय ने पहले आलू के छिलके उतारे, जिससे ब्लेड की रोशनी चमक उठी। बैंग 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 बैंग, एक व्यवस्थित और तेज खटखटाहट की आवाज आई, जिससे सभी ने देखा कि आलू कट चुके थे और रणविजय ने उन्हें टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया था। दूर से सभी को पता चल गया कि रणविजय की चाकू तकनीक एक काटने वाले औजार जितनी ही अच्छी थी। रसोई में औजार भी थे, लेकिन रणविजय ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। दोपहर में जब वह आलू के चिप्स बनाने की विधि जांच रहा था तो उसने पाया कि कुछ लोग कह रहे थे कि हाथ से काटे गए आलू के दाने औजार से काटे गए आलू के दानों से भी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। उन्होंने गंभीरता से कहा, चाहे सच हो या झूठ, रणविजय वही करेगा जो वे कहते हैं। आलू के दानों के कई स्वाद थे। इस बार रणविजय ने मसालेदार आलू बीन्स बनाने की योजना बनाई, लेकिन मसालेदार डिग्री निश्चित रूप से कम होगी क्योंकि यह पकवान मुख्य रूप से मिंग मैंग के खाने के लिए था। मिंग मैंग अभी भी छोटी थी, इसलिए वह इसे बहुत मसालेदार नहीं खा सकती थी। जब रणविजय खाना बना रहा था तो मेहमान रेस्तरां के
सामने इकट्ठा हुए। बम। सन डोंगहेंग अपनी BMW Z4 से उतरा और कार के पास खड़ा हो गया। उसने सड़क पर देखा और ये देखने के बाद कि कोई कार दिखाई नहीं दे रही है, सन डोंगहेंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उसने अपना रेस्तरां सदस्यता कार्ड निकाला, उसे देखा और धीरे से उसे सहलाया, फिर ध्यान से उसे अपने बटुए में वापस रख लिया। इस दौरान रेस्तरां के सामने लाइन में कुछ लोगों ने सन डोंगहेंग की हरकतें देखीं। देखो उसके हाथ में क्या है, यह इस रेस्तरां का सदस्यता कार्ड है। हे भगवान, एक अमीर व्यक्ति। यहाँ की सदस्यता $1 मिलियन की है। मैंने सुना है कि वे पहले ही उनमें से 7 या 8 बेच चुके हैं। यदि शीर्ष 10 बिक गए हैं तो लोगों को एक खरीदने के लिए 10 मिलियन खर्च करने होंगे। यदि यह सामान्य स्थिति होती तो जब सन डोंगहेंग ये दृश्य देखता तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होता। इस तरह की खामोश मुद्रा उसे पसंद थी। हालांकि उसे अभी इसकी परवाह नहीं थी। वह बस सड़क के किनारे देख रहा था। आखिरकार वह कार आ गई जिसका वह इंतजार कर रहा था। यह एक ऑडी A8L थी और जैसे ही उसने देखा, कार धीरे धीरे BMW Z4 के किनारे रुक गई। सन मिंग और सन की माँ उतर गए। पापा, माँ, सन डोंगहेंग ने पुकारा। हाँ। सन मिंग भावहीन रहा और उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने रेस्तरां की प्लेट को देखा और कहा, काफ़ी लोग कतार में खड़े हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा होना चाहिए। सिर्फ अच्छा ही नहीं, मैंने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया है, वरना मैं तुम्हें मेंबरशिप कार्ड नहीं देती। सन की माँ मुस्कुराए और बोली, भविष्य में हमारा परिवार यहाँ खाने के लिए आएगा। चलो पहले इसे आजमाते हैं। सन मिंग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। हाल ही में वह बहुत व्यस्त था और उसे लगा कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। इससे पहले उसे कंपनी के मामलों को ठीक से निपटाने की ज़रूरत थी और ये तय करना था कि क्या सन की माँ और सन डोंगहेंग सीधे कंपनी को संभाल सकते हैं या वे सीधे कंपनी को बेच सकते हैं। बस इतना था कि सन डोंगहेंग की अपरिपक्वता ने उसे बेहद चिंतित कर दिया था। भीड़ की ईर्ष्या भरी निगाहों के नीचे तीनों डाइनिंग हॉल में चले गए और अपनी सदस्य सीटें ले लीं। ये बहुत अच्छा है। सन मिंग ने आसपास के माहौल को देखा। ये साफ सुथरा था। उसके कानों में मधुर संगीत गूंज रहा था। इसके अलावा रेस्तरां में बहुत ज़्यादा ग्राहक नहीं थे। कोई भी जोर से चिल्लाता नहीं था। खाने के स्वाद को एक तरफ रखते हुए सिर्फ माहौल के आधार पर सन मिंग को लगा कि रेस्तरां की गुणवत्ता बहुत बेहतर थी। जल्द ही खाना तैयार हो गया। हालांकि सन डोंगहेंग ने जोर से नहीं कहा, फिर भी उसने अपने पिता को एग फ्राइड राइस का आधा हिस्सा और चावल और सब्जियों का एक कटोरा भरने में मदद की। पिताजी, पहले एग फ्राइड राइस आजमाएं। सन डोंगहेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। सन मिंग ने थोड़ा सिर हिलाया। जब उसने एग फ्राइड राइस का पहला निवाला खाया तो उसके चेहरे पर अचानक से भाव जम गए और उसकी आंखें भी थोड़ी धुंधली हो गईं। उसके बाद उसने दूसरा और तीसरा निवाला खाया और एग फ्राइड राइस का आधा हिस्सा खा लिया। फिर सन मिंग ने फिर से सादे सफ़ेद चावल खाने शुरू कर दिए। एक ही निवाले में सफ़ेद चावल की शुद्ध खुशबू ने सन मिंग की स्वाद कलियों को बेहद संतुष्ट कर दिया। चावल बेशक शुद्ध हरे रंग में और थोक में उगाया जाता था। किसानों के घरों में किसान हमेशा अपने स्वयं के उपभोग के लिए कुछ शुद्ध हरे चावल उगाते थे। जो चावल वे बेचने के लिए तैयार करते थे उस पर दवा और अन्य पूरक वस्तुएं भी छिड़की जाती थीं, जिससे उनका उत्पादन बहुत बढ़ जाता था और जो चावल वे घर पर खाते थे उसे पकाने पर उसका स्वाद अच्छा होता था, वह सुगंधित और कोमल होता था। माउंट न्यू मून में उगाए गए चावल का तो कहना ही क्या। सन मिंग ने चावल को छोटे छोटे टुकड़ों में खाना शुरू किया। ये देखकर सन डोंगहेंग ने उसे याद दिलाया, पिताजी, सिर्फ चावल मत खाओ, मालिक द्वारा पकाए गए व्यंजन भी आजमाओ, वे वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। ठीक है, आजमाओ। सन मिंग अपने बेटे की ओर देखकर मुस्कुराया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि आलू के चिप्स और ब्रेस्ड बैंगन उनके रूप या स्वाद के बारे में अपने चरम पर पहुंच गए थे, जिससे सन मिंग अपने बेटे के विचारों को समझ गया। इस तरह के व्यंजन का वास्तव में स्वाद लेना और गंभीरता से खाना जरूरी था। ये स्वाद कलिकाओं का सर्वोच्च आनंद था। सुगंधित भोजन के बाद सन मिंग के परिवार ने थोड़ा दूध पिया और थोड़ी देर आराम करने की तैयारी की। इस समय सन मिंग रणविजय और मिंगमैन को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उन दोनों ने अपना भोजन समाप्त कर लिया था और अभी संगीत बंद कर रहे थे। वे पियानो के सामने हाथ जोड़े बैठे थे। पापा, मम, मिंगमैन को सब याद है। पापा, अपने हाथ हटा लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पिताजी मिंगमैन को खेलते हुए देखेंगे। ये दृश्य देखकर सन मिंग का दिल कांप उठा और उसे वह दृश्य याद आ गया जब वह और उसका बेटा छोटे थे। उसने पहले भी सन डोंगहेंग से इस तरह बातचीत की थी। उस समय वह अभी भी उसके आलिंगन में था और उसे डैडी कह रहा था। उसे अभी भी याद है कि जब सन डोंगहेंग छोटा था तो वह हमेशा अपने पिता को सुपरमैन कहता था, क्योंकि उस समय उसके पिता सब कुछ जानते थे। धीरे धीरे सन डोंगहेंग थोड़ा बड़ा हो गया और हमेशा सन मिंग से कहता, पिताजी, भविष्य में आपका बेटा आपके माँ और पिताजी के रहने के लिए एक बड़ा विला खरीदेगा। उसके बाद सन मिंग अपने खुद के व्यवसाय में व्यस्त हो गया। उसने सन डोंगहेंग के साथ कम समय बिताया, लेकिन उसके दिल में उसके लिए जो प्रत्याशा थी वह बिल्कुल भी कम नहीं हुई। अध्याय 73। अपने बच्चों को कुछ बनना चाहते हैं। ये हर माता पिता के दिल में एक इच्छा होती है, लेकिन वास्तव में सफल व्यक्ति न होना या अमीर न होना कोई बड़ी बात नहीं है।
जब वे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता खुश महसूस करेंगे जब उनके बच्चे सुरक्षित होंगे और अक्सर उनसे मिलने घर जाएंगे। इस समय सन डोंगहेंग के बचपन, युवावस्था आदि की छवियों की एक श्रृंखला सन मिंग के दिमाग में तैर गई। पलक झपकते ही डोंगहेंग बड़ा हो गया है। सन मिंग ने आह भरी अपना सिर घुमाकर सन डोंगहेंग को देखा, थोड़ा मुस्कुराया और कहा, डोंगहेंग, तुम परिवार में सबसे बड़े आदमी हो। तुम्हारे पिता का तुम्हारे प्रति रवैया खराब रहा है और ये तुम्हारे पिता की गलती है, लेकिन तुम्हारे पिता को उम्मीद है कि तुम एक उपयोगी व्यक्ति बन सकते हो और मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होती है। ये सुनने के बाद सन डोंगहेंग की आंखें गंभीर हो गईं और उसका दिल कांप उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पिता ने सच में स्वीकार किया है कि वह गलत था। उस पल सन डोंगहेंग का दिल जटिल हो गया। उसने अपने पिता की ओर देखा जिनके बाल पहले से ही सफ़ेद होने लगे थे और उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया, अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और घुटी हुई आवाज़ में कहा, पिताजी, यह मेरी गलती है। मैंने हमेशा आपको गुस्सा दिलाया है। सन मिंग की आंखों में अनिच्छा का भाव दिखाई दिया। वह हंसा, अपना हाथ बढ़ाया और सन डोंगहेंग के सिर को सहलाया, फिर खड़ा हुआ और उसके कंधे को थपथपाया और कहा, ठीक है, ये भोजन बहुत खुश है, चलो वापस चलते हैं। वे तीनों उठे और लैपटॉप के काउंटर पर चले गए। इस समय रणविजय अभी भी पियानो बजा रहा था। पिताजी, बॉस को परेशान मत करो, बस पैसे यहीं छोड़ दो। बोलते समय सन डोंगहेंग ने पहले ही काउंटर पर नोटों का एक छोटा सा ढेर रख दिया था। क्या तुम्हें इसे बॉस को दिखाने की जरूरत नहीं है? सन मिंग ने संदेह से पूछा। कोई जरूरत नहीं है, सदस्यता कार्ड खरीदने के अलावा बाकी समय सारा पैसा यहीं रहता है, सन डोंगहेंग ने जवाब दिया। ओह ठीक है, सन मिंग हंसा। उसने अजीब तरह से रणविजय को देखा, फिर मुड़ा और बाहर चला गया। जैसे ही वह गाड़ी पर चढ़ने वाला था, सन की माँ ने खुद से कहा, आह मिंग, डोंगहेंग बाद में शॉपिंग मॉल जाने की तैयारी कर रहा है, क्यों न हम भी जाकर देख लें। हमारा परिवार लंबे समय से एक साथ खरीदारी नहीं कर रहा है। हम तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदने जा सकते हैं। खरीदारी करने जाओ। सन मिंग चौंक गया, वह भावुक हो गया, लेकिन इस पर विचार करने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम लोग जाकर देख सकते हो, मुझे आज भी कुछ काम निपटाना है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। यह सन की माँ ने आह भरी और कहा, ठीक है तो एंड डोंगहेंग, अपनी माँ के साथ टहलने चलो। पिताजी पहले वापस जाएंगे। सन मिंग ने सन डोंगहेंग की ओर हाथ हिलाया। ठीक है। दोनों की निगाहों के सामने सन मिंग कार में सवार हुआ और धीरे धीरे चला गया। सन डोंगहेंग अपनी माँ को शॉपिंग मॉल ले गया, जहां उसने कुछ कपड़े खरीदे। खरीदारी के बाद सन डोंगहेंग अपनी माँ को मुख्य निवास जिले में वापस ले गया। माँ, चूंकि मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगा, सन डोंगहेंग ने दूध वाली चाय पीते हुए कहा और ट्रंक से कुछ कपड़ों के बैग निकाले। इस समय सन की माँ के चेहरे पर एक जटिल भाव था। जब से उसने डाइनिंग हॉल में खाना शुरू किया था, तब से वह चुप थी। क्या हुआ माँ, क्या आपको कहीं असहज महसूस हो रहा है? सन डोंगहेंग ने पूछा। नहीं, सन की माँ ने मुश्किल से अपना सिर हिलाया और सन डोंगहेंग के हाथों से कपड़ों का थैला ले लिया। तो मैं जा रही हूँ। सन डोंगहेंग ने अपनी दूध वाली चाय पी और कार पर चढ़ने के लिए तैयार होने के लिए हाथ हिलाया। डोंगहेंग, जैसे ही वह कार पर चढ़ने वाला था, उसकी माँ अचानक चिल्लाई। क्या हुआ माँ, क्या कुछ गड़बड़ है? सन डोंगहेंग थोड़ा चौंक गया। तुम? उसकी माँ थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई और फिर दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारे पिता, उन्हें कैंसर है। धमाका। सन डोंगहेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। धमाका। उसके हाथ में दूध का प्याला जमीन पर गिर गया। उसका दिमाग अपने पिता की छवि से भरा हुआ था। अगले दिन सुबह 7 बजे उसके रेस्तरां में मेहमान आए थे, जो एक के बाद एक पहले ही आ चुके थे। कुछ ही दिनों में मिंगमैन के कैजुअल रेस्टोरेंट ने यहाँ थोड़ी बहुत ख्याति प्राप्त कर ली थी। बगल के कुछ रेस्टोरेंट के लोगों ने पहले ही रणविजय के रेस्टोरेंट की हॉटनेस देख ली थी और दिन के समय रेस्टोरेंट के सामने की 30 छोटी कुर्सियां भरी हुई होती थीं और कई बार तो लंबी लंबी कतारें भी लग जाती थीं। ये दृश्य ये दर्शाने के लिए पर्याप्त था कि व्यापार कितना अच्छा था। और जब भी रणविजय खाना बनाता तो वह चावल का बर्तन भर देता और प्रतिदिन का कारोबार 40,000 से ज्यादा हो जाता। एक महीने के बाद 10 लाख से ज्यादा कमाना बहुत आसान हो जाता। इतने सारे लोगों के होने से चावल खाने की रफ्तार भी बढ़ गई थी। चावल के 2 बैग लगभग खाली हो चुके थे। बॉस, आप क्या कर रहे हैं? लियांग मिंगकी ने अंदर आते ही उत्सुकता से पूछा। उफ, पापा मिंगमैन के बाल बना रहे हैं। मिंगमैन अपने छोटे शरीर के साथ सोफे पर बिल्कुल सीधी बैठ गई, जिससे रणविजय उसके बालों से खुलकर खेल सके। हे भगवान। जब वह आगे बढ़ी तो उसने कहा, बॉस, चोटी ऐसी नहीं है, बस मिंगमैन सुंदर है। अगर आप किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं तो बच्चा बुरा लगेगा। बॉस, मुझे आखिरकार पता चल गया कि आप अनाड़ी हैं। हे देखते हैं मैं क्या करती हूँ, बेहतर होगा कि आप अच्छी तरह से सीखें, लियांग मिंगकी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही उसने रणविजय की जगह लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। जब रणविजय ने कंघी उसे सौंपी तो वे एक दूसरे को छूने से खुद को नहीं रोक पाए। बस इस एक बार ने लियांग मिंगकी को ऐसा महसूस कराया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो।
किसी कारण से वह अपने दिल में घबराने लगी, जैसे उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा गर्म हो गया हो। ऐसा लगता है कि मुझे अपने बालों की चोटी बनाना सीख लेना चाहिए। दूसरी ओर रणविजय को कोई आपत्ति नहीं थी। वह हल्के से मुस्कुराए और बोली, मेंगमैन के बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। हाँ, मेंगमैन लंबे बाल चाहता है। पापा को मेंगमैन के बाल बांधने दो। मेंगमैन ने ठहाका लगाया। बकवास। लियांग मेंगकी की खूबसूरत आंखों में प्यार झलक रहा था। उसने रणविजय की ओर देखा और कहा, मेंगमैन के बाल पहले से ही बहुत लंबे हो गए हैं। रणविजय हंसा। मेंगमैन, तुम कौन सा हेयर स्टाइल चाहती हो? लियांग मेंगकी ने पूछा। उफ, मुझे मिकी माउस पसंद है, उसके 2 अंडकोश हैं। मेंगमैन ने अपनी छोटी उंगली से एक घेरा बनाते हुए कहा। ठीक है, देखते हैं कि बड़ी बहन तुम्हारे लिए कैसे एक सुंदर मिकी माउस हेयर स्टाइल बनाती है। लियांग मेंगकी मुस्कुराए और मेंगमैन के बालों को ठीक करना शुरू कर दिया। रणविजय ने किनारे से देखा। लियांग मेंगकी के हाथ बहुत लचीले थे क्योंकि उसने सुनिश्चित किया कि मेंगमैन के सभी बाल बड़े करीने से बंधे हुए थे। उसके सिर के दोनों तरफ 2 गेंदों में लपेटा गया था। बालों की रस्सी से उन्हें बांधने के बाद उसने मेंगमैन के बैंग्स को किनारे पर कंघी की। कैसा लगा? लियांग मेंगकी ने चाय की मेज से एक आईना लिया। वाह, बहुत प्यारा है। हे। मेंगमैन एक पल के लिए बहुत खुश हुई। बॉस, हम मेरे कौशल पर एक नज़र डालें। भविष्य में मुझसे सीखें। लियांग मेंगकी बहुत खुश थी। उसकी आंखें मुस्कुराहट से भरी थीं और यहाँ तक कि उसका लहजा भी थोड़ा आकर्षक था। ये दृश्य यू किंग, झाओ दाहू और झाओ फैंग ने देखा जो किनारे पर बैठे थे। ये खत्म हो गया है। मुझे डर है कि मेंगकी बॉस से प्यार करने जा रही है। झाओ दाहू ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, यहाँ तक कि मेंगकी भी प्यार की नदी में उतरने वाली है। किंग, हम कब जा रहे हैं? चुप रहो। यू किंग ने उस पर अपनी आंखें घुमाई, रणविजय को देखा और कहा, लगता है कि मेंगकी को बॉस के बारे में वाकई अच्छी धारणा है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। अगर वह बॉस के साथ होती तो क्या हमें जब भी खाना चाहिए होता? ये सच है। हे। झाओ दाहू की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराया। हालांकि झाओ फैंग, जो उसके बगल में था, बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके दिल में अभी भी थोड़ी निराशा थी। उसे लियांग मेंगकी पसंद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लियांग मेंगकी बॉस के प्यार में पड़ गई थी और बॉस इतना शानदार था कि झाओ फैंग अपने दिल में बार बार आहें भर रहा था। जहां तक रणविजय की बात है, उसकी निगाहें लगातार मेंगमैन को घूर रही थीं। उसके खुशनुमा हेयर स्टाइल को देखकर रणविजय ने पहले ही भविष्य में उसके हेयर स्टाइल का अध्ययन करने की योजना बना ली थी। बॉस, आपने आज मेंगमैन को हेयर स्टाइल देने के बारे में क्यों सोचा? लियांग मेंगकी ने कुछ उत्सुकता से पूछा। जैसे ही रणविजय जवाब देने वाला था, मेंगमैन ने पहले ही अपना मुंह खोल दिया था। उफ, क्योंकि आज माँ वापस आ जाएगी। मेंगमैन कुछ सुंदर चाहती है, पापा कुछ सुंदर चाहते हैं। लियांग मेंगकी की मुस्कान जम गई। उसने रणविजय की ओर देखा और कहा, बॉस, क्या तुम और मेंगमैन की माँ अलग नहीं हुए? इस समय रणविजय ने थोड़ा मुस्कुराया, लियांग मेंगकी को देखा और कहा, ऐसा नहीं है कि हम अलग हो गए हैं, बल्कि ऐसा है कि हम अभी भी साथ नहीं हैं। पापा और माँ साथ हैं। पापा माँ के घर पर एक साथ सोएंगे, हम साथ में खाएंगे, हम हर दिन। तुम्हें अभी भी लंबे समय तक फोन पर बात करनी है। मेंगमैन और माँ के पास बात करने के लिए कम समय है। मेंगमैन ने अपनी मीठी आवाज में कहा। उसके शब्दों ने लियांग मेंगकी को चौंका दिया। साथ में सोना, साथ में खाना और हर रोज फोन करना। जानकारी की एक श्रृंखला। लियांग मेंगकी की राय में वे एक प्यार करने वाले जोड़े की तरह लग रहे थे। पापा, मेंगमैन भूखी है। मैं अभी खाना बनाता हूँ। मैं जल्दी ही तैयार हो जाऊंगा। रणविजय ने हंसते हुए मेंगमैन के सिर को छुआ, फिर मुड़कर रसोई की ओर चल दिया। लियांग मेंगकी एक अचंभे में डाइनिंग टेबल पर लौट आए। क्या हुआ मेंगकी? यू किंग ने देखा कि वह थोड़ी विचलित थी और उसने पूछा। किंग, जब लियांग मेंगकी होश में आई तो उसे अपने दिल में थोड़ी निराशा महसूस हुई। लोग उसकी आवाज़ के लहजे से भी बता सकते थे, बूस उसकी पत्नी के साथ है और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। यू किंग ने अपनी भौहें उठाईं, रणविजय की ओर देखा जो रसोई में व्यस्त था और धीरे से कहा, पिछली बार बॉस ने खुद ही कहा था। उसने कहा था कि वह और मेंगमैन की माँ शादीशुदा नहीं थे। तो क्या चल रहा है? झाओ दाहू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इस समय झाओ फैंग का मूड थोड़ा लापरवाह था, लेकिन उसकी शांत अभिव्यक्ति ने किसी को भी उसके मूड को देखने की अनुमति नहीं दी। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, विवाह प्रमाण पत्र केवल कागज का टुकड़ा है कि भले ही आप शादीशुदा न हो, आप अभी भी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है जो बॉस नहीं कह सकता? बॉस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर वह किसी बड़े परिवार का वंशज है तो यह संभव है कि वह भाग जाए और अपनी प्रेमिका के साथ रहे। अध्याय 74। ये सही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या ये बहुत नाटकीय नहीं है? झाओ दाहू ने अपने पैर पर थपकी देते हुए कहा। वास्तव में बॉस एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं है। क्या आपने कभी किसी सामान्य व्यक्ति को पैसे की तरफ देखे बिना देखा है जब हर कोई भुगतान कर रहा हो? वह निश्चित रूप से एक बड़े परिवार से है। यू किंग की आंखें धीरे धीरे चमक उठी और बोली, वाह, यही तो होना चाहिए।
प्यार के लिए बॉस ने अपना नाम छोड़ दिया, एक कुलीन परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी स्थिति को त्याग दिया और मकान मालकिन के साथ अकेले बाहर आ गया। वाह, इतना रोमांटिक, इतना मार्मिक। यूकिंग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके शब्दों ने मेंकी के दिल पर बुरा असर डाला था। उसने दुखी होकर यूकिंग की ओर आंखें घुमाईं और कहा, बस क्या तुम इतना कुछ कहते कहते थक नहीं गई हो? यूकिंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अजीब तरह से हंसा। मेंकी, सुंदर पुरुष हर जगह हैं। चूंकि बॉस को ले जाया गया है तो चलो लक्ष्य बदलते हैं। मुझे लगता है कि झाओ फैंग बुरा नहीं है। यूकिंग के अचानक शब्दों ने झाओ फैंग के शरीर को कस दिया। उसकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी, लेकिन उसका शरीर बिना किसी की नज़र में आए सीधा हो गया। ठीक है, फिर तुम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। बकवास मत करो और बस खाने का इंतजार करो। लियांग मेंकी थोड़ा उदास थी। समाचार से उसका अच्छा मूड पूरी तरह से खराब हो गया। लियांग मेंकी ने मुंह बनाया और थोड़ा विचलित हो गई। जब खाना तैयार हो गया तब भी लियांग मेंकी यूकिंग द्वारा उसे याद दिलाने से पहले कटोरा भरने के लिए खड़ी होना लगभग भूल गई थी। ये सिर्फ एक छोटी सी दुर्घटना थी और लोग हमेशा की तरह खाते रहे। रणविजय और मिंगमैंग ने अपना खाना खत्म कर लिया। उसके बाद वह मिंगमैंग को कार्टून देखने के लिए सोफे पर ले गया। जैसे ही उसने टीवी चालू किया, एक सुंदर आदमी जिसके सिर पर काले बाल थे, सूट जैकेट, सफेद शर्ट और टाई पहने हुए और एक व्यवसाय अभिजात वर्ग की तरह दिख रहा था, अंदर आया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, उसका चेहरा थोड़ा पीला था। वह सन डोंगहेंग था। बॉस, क्या मैं 4 सर्विंग चावल पैक कर सकता हूँ? मेरे माता पिता बहुत व्यस्त हैं, इसलिए वे यहाँ नहीं आ सकते। मैं उनके लिए खाना लाना चाहता हूँ। सन डोंगहेंग की आवाज़ कर्कश थी, उसकी मानसिक स्थिति भयानक थी। जरूर, रणविजय ने सिर हिलाया। धन्यवाद बॉस। ओह हाँ, यह एक उपहार है जो मेरे पिता मिंगमैन के लिए लाए थे। सन डोंगहेंग ने बैग उठाया। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं और उसने कहा, कल यहाँ खाना खाने के बाद मेरा परिवार बहुत खुश था और मेरे पिता के साथ मेरा रिश्ता भी बेहतर हो रहा था। धन्यवाद बॉस। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि हम यहाँ खा रहे थे तो मुझे वास्तव में नहीं पता कि हमारा रिश्ता कब बेहतर हो पाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। अगर ये तथ्य नहीं होता कि उसने यहाँ खाया, अगर यह नहीं होता कि सन मिंग ने अपनी गलती स्वीकार की, अगर ये तथ्य नहीं होता कि सन की माँ ने उसे अपने दिल में छिपे रहस्य को नहीं बताया, तो सन डोंगहेंग को लगा कि उसे अपने पूरे जीवन में इसका पछतावा होगा। उफ, ये कौन सा उपहार है? मिंगमैन की स्पष्ट आंखों ने पैकेज को देखा जिसमें उसके पसंदीदा खिलौने थे। यह एक रिमोट कंट्रोल कार और एक रिमोट कंट्रोल प्लेन है। सन डोंगहेंग ने एक बदसूरत मुस्कान प्रकट की। मम, विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ और कटोरे को भोजन से भर दो। रणविजय ने उपहार लिया और खुश मिंगमैन को सौंप दिया। सन डोंगहेंग ने सिर हिलाया और कटोरे में चावल भरने के लिए मुड़ा। धन्यवाद छोटे बड़े भाई। जब सन डोंगहेंग जाने वाला था तो मिंगमैन ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें लहराईं। पापा, मिंगमैन रिमोट कंट्रोल कार के साथ खेलना चाहता है। मिंगमैन ने कुछ बेचैनी से कहा। पिताजी, बैटरी चालू कर दीजिए। रणविजय ने रिमोट कंट्रोल कार खोली और कार की बैटरी और रिमोटर को लगाया। ये सब खत्म करने के बाद उसने रिमोटर को मिंगमैन को सौंप दिया। बीप बीप बीप। मम, सावधान, मैं घूमने जा रहा हूँ। यूनियन गार्डन में मिंगमैन रिमोट कंट्रोल कारों के साथ खेलने में बहुत कुशल हो गया था, लेकिन नया खिलौना मिलने के कारण मिंगमैन वैसे भी बहुत खुश था। मिंगमैन के कुछ देर खेलने के बाद रेस्तरां का सुबह का काम खत्म हो गया। लियांग मेंकी, यूकिंग और झाओ दाहू ने एक दूसरे का अभिवादन किया और हमेशा की तरह चले गए। झाओ फैंग कुर्सी पर बैठ गया और रणविजय का इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद रणविजय आखिरकार खड़ा हुआ और झाओ फैंग की ओर चल दिया। रणविजय के बोलने का इंतजार किए बिना उसने कहा, मैंने मछली के पौधों के बारे में पूछा है। आपके अनुसार मीठे पानी की मछलियाँ और खारे पानी की मछलियाँ दोनों हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे एक विस्तृत योजना दी है और कल पहाड़ पर झींगा के पौधे पहुंचाने का ऑर्डर भी दे दिया है। ओह, इतनी जल्दी? रणविजय चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ फैंग का काम इतना कुशल होगा। बेशक, चूंकि मैं आपके लिए काम करता हूं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। आखिरकार मैं भी एक पेटू हूं। झाओ फैंग ने अपना सिर हिलाया और हंसा। हाँ, रणविजय हंसा, फिर खिड़की से बाहर देखा। कार तैयार है। कौन सी कार? झाओ फैंग ने संदेह से अपना सिर घुमाया। उसकी नज़र डाइनिंग हॉल के सामने धीरे धीरे खड़ी कार पर पड़ी। संशोधित पांडा। झाओ फैंग तुरंत बता सकता था कि इस कार को संशोधित किया गया था। कार का अगला हिस्सा पांडा जैसा दिख रहा था और कार के सामने जमीन पर लेटे हुए पांडा का चित्र था। कार का शरीर क्रिस्टल सफ़ेद था, जबकि 2 चश्मे काले थे। उनके आकार थोड़े समायोजित थे, जैसे पांडा के कान। हालांकि कुल मिलाकर कार का रूप पहले से थोड़ा अधिक प्यारा और सुंदर था, लेकिन उसके बारे में भी कुछ खास नहीं था। वह सरल, साफ सुथरी और प्यारी थी और यही उसकी शक्ल सूरत की खासियत थी। हालांकि अगर कोई कार में नहीं घुसता तो वह निश्चित रूप से अंदर की आलीशान व्यवस्था को नहीं देख पाता। कार रुकी और एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। यह आदमी टेक्निकल मास्टर था जिसने पहले रणविजय से बात की थी, और जब टिप अच्छी मिली तो उस आदमी ने रातों रात कार को मॉडिफाई किया और खुद उसे डिलीवर किया। मिस्टर झांग,
तकनीशियन अंदर आते ही गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में फोल्डर थमाते हुए कहा, ये कार के दस्तावेज हैं और ये कार की चाबी है। मिस्टर झां, कृपया इसे चेक करके देखें कि कोई समस्या तो नहीं है। चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वापस जा सकते हैं। रणविजय ने लापरवाही से हाथ हिलाया। ठीक है सर, फिर अगर आपको कार में कोई समस्या है तो कृपया बेझिझक मुझसे संपर्क करें, कारीगर ने विनम्रता से कहा, फिर मुड़कर चला गया। बॉस, आपने पांडा क्यों खरीदा? झाओ फैंग थोड़ा हैरान था क्योंकि उसने जवाब दिया, मुझे लगता है कि केवल एक शानदार कार ही आपकी पहचान से मेल खा सकती है, क्योंकि मिंग मैंग को ये पसंद है। रणविजय ने उदासीनता से उत्तर दिया। झाओ फैंग की अभिव्यक्ति एक पल के लिए जम गई, फिर उसने हल्के से अपना सिर हिलाया और कहा, बॉस, आप वास्तव में सबसे दयालु पिता हैं। मुझे डर नहीं है कि वह बिगड़ गई है। रणविजय हंसा। इन शब्दों के साथ झाओ फैंग को पता नहीं था कि क्या कहना है, और वह केवल अपने दिल की गहराई से उसकी प्रशंसा कर सकता था। किसी को रैंगलर वापस पाने में मेरी मदद करने के लिए बुलाओ। रणविजय ने रैंगलर की ओर इशारा किया जिसे कुछ दिनों से चलाया जा रहा था। मैं इसे भेज दूंगा, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, मैं इसे कहाँ भेज सकता हूँ? झाओ फैंग ने खड़े होकर पूछा। किराए का अनुबंध कार पर है, सटीक पता उस पर है। रणविजय ने कार की चाबियां सौंप दीं। ठीक है। झाओ फैंग ने कार की चाबियां लीं और जाने के लिए मुड़ा। लगभग 1 घंटे बाद झाओ फैंग टैक्सी लेकर लौटा और रणविजय से कुछ देर बातें की। दोपहर हो चुकी थी। हमेशा की तरह दोपहर के भोजन के लिए लोगों की कतारें बढ़ती जा रही थीं, साथ ही आसपास के रेस्तरां में लोगों की निगाहें भी उन पर टिकी हुई थीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मिंग मैंग का कैजुअल रेस्तरां इतना लोकप्रिय क्यों होगा। वे निश्चित रूप से अपने दिल में ईर्ष्या की भावना को रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन वे भोजन के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार वे ग्राहकों की पसंद में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। दोपहर के भोजन के दौरान सन डोंगहेंग आया और 4 और भोजन पैक किए। लियांग मिंग का मूड भी ठीक हो गया था और वह रणविजय के साथ खुशी से बातें कर रही थी। चूंकि उसका एक परिवार था, इसलिए वह कुछ नहीं करती थी और अपनी भावनाओं को छिपाती थी। दोपहर में रणविजय मिंगमैन को माउंट न्यू मून ले आया। आज न केवल काजल आई बल्कि अनन्या भी वापस आ गई। रणविजय बहुत सीधा था। उसने 2 मुर्गियां पकड़ी और बीन्स, आलू, बैंगन, खीरे, चिप्स और मिर्चें चुनी। चिकन स्टू आलू, बीन्स और बैंगन, अंडे के साथ तली हुई मिर्च और खीरे के छिलके तैयार करें। 2 मुर्गियां स्पष्ट रूप से मुख्य व्यंजन थीं, जबकि अन्य साइड डिश के बराबर थीं। रणविजय को माउंट न्यू मून की मुर्गियों के स्वाद पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। अगर यह एक आम चिकन होता जिसे आमतौर पर खरीदा जाता है तो एक बनाना ही काफ़ी होता, क्योंकि चिकन स्वादिष्ट होने के बावजूद किसी को भी इससे मोहित नहीं होना चाहिए। लेकिन माउंट न्यू मून की मुर्गियां साधारण कैसे हो सकती हैं? और ये वह मुर्गी है जिसने पहले शुद्ध यांग जल पिया था। स्वाद निर्विवाद था, इसलिए रणविजय ने 2 मुर्गियां लीं। खुद और मिंगमैन के अलावा रात को खाना खाने वाले अन्य लोग भी, अनन्या, काजल और शायद जोफी भी होंगे। यदि ऐसा होता तो 4 वयस्क और 1 बच्चे के लिए एक मुर्गी निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होती। डाइनिंग हॉल में वापस आकर मिंगमैन सोफे पर बैठ गई और रिमोट कंट्रोल कार से खेलने लगी, और रणविजय बगल के रेस्टोरेंट में चला गया। ओह बॉस, तुम यहाँ क्यों हो? जल्दी करो, कृपया अंदर आओ। जब मैनेजर ने रणविजय को देखा तो उसका शरीर हिल गया। वह तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ा और रणविजय का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। उस तरह का रवैया, ये कहा जा सकता है कि वह बेहद भावुक था, इस हद तक कि इसने जियाओ मेई को महसूस कराया कि जब मैनेजर का अच्छा भाई आया तब भी वह इतना उत्साही नहीं था। बॉस, आप, मैनेजर ने रणविजय के हाथों में बैग देखा। क्या आप मुर्गियों को साफ कर सकते हैं? मेरे पास 2 जीवित मुर्गियां हैं जिन्हें मैं साफ करना चाहता हूं। रणविजय ने अपने हाथ में बैग लहराया। जरूर, इसे मेरे पास छोड़ दो। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने रणविजय से बैग लिया और इसे जियाओ मेई को सौंप दिया। रसोई से कहो कि इसे साफ कर दे। ठीक है। जियाओ मेई ने बैग को रसोई में ले जाने से पहले कुछ बार अजीब तरह से रणविजय को देखा। कितना है? रणविजय ने अपना बटुआ निकाला और पूछा। अरे, 2 मुर्गियां साफ करो, क्या यह आसान काम नहीं है? बॉस, यहाँ आओ, मैं तुमसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम्हें शर्म आती है तो वह। मैनेजर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने अपने आसपास देखा, फिर रणविजय के सामने गया और फुसफुसाया, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्या मैं तुम्हारे रेस्तरां में जाकर रिसेप्शन मैनेजर बन जाऊं? रणविजय ने यह सुना तो वह खुद को हंसने से नहीं रोक सका। अध्याय 75। ये मैनेजर भी काफ़ी मजा किया था। कुछ बार खाना खाने के बाद वह वहां काम करने की इच्छा से खुद को रोक नहीं पाया। रणविजय ने उसके विचारों को एक पेटू के रूप में समझा, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे अपने रेस्तरां के लिए मैनेजर की आवश्यकता नहीं है। जब आप सफाई कर लें तो बस चिकन मेरे पास भेज दें। अंत में रणविजय ने काउंटर पर 100 युआन छोड़े, जो काम के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। रेस्तरां की रसोई। छोटी ली, छोटी वाइट, इन 2 मुर्गियों को साफ करो। छोटी मेई ने बैग सौंप दिया। ये किसका चिकन है? छोटी ली ने पूछा। यह एक ग्राहक का है, ये बगल के मिंगमैंग रेस्तरां का मालिक है। इसे ध्यान से साफ करो, बेवकूफ़ी मत करो।
ये कहने के बाद छोटी मेई मुड़ी और चली गई। उसे ऑर्डर देने में बहुत सहजता महसूस हुई। लिटिल वाइट ने लिटिल मेई की पीठ की ओर देखते हुए उपहास किया। हम दोनों के अलावा वह और किसे आदेश दे सकती है? लिटिल ली ने हल्के से नाक सिकुड़ी और बैग को पकड़ते हुए दुखी होकर कहा, पहले काम करते हैं। उसके बाद उसने बैग खोला, मुर्गी को मारा और पंख की खाल तैयार करने के लिए थोड़ा गर्म पानी उबाला। लिटिल वाइट, इन 2 मुर्गियों को देखो, उनका फर बहुत अच्छा है और वे बहुत चिकने हैं, वे बहुत अच्छे लग रहे हैं। लिटिल ली ने हल्की चीख निकाली। इस मुर्गी का वजन 6 पाउंड रहा होगा, है ना? यह एक फीड चिकन जितना ही अच्छा है। लिटिल वाइट ने इसे कुछ बार उठाया और कहा, चलो इसका वजन करते हैं। लिटिल ली थोड़ा उत्सुक था और उसने मुर्गी को वजन करने वाले के हाथ में रख दिया। 6.7 पाउंड, मुर्गी इतनी अच्छी तरह से पाली गई थी। लिटिल ली ने कहा, इस पर एक नज़र डालो, इसका वजन 6.8 पाउंड है। हे भगवान, ये बहुत भारी है। लिटिल वाइट ने अपने हाथ में चिकन का वजन करते हुए कहा, चलो पहले इसे साफ करते हैं। लिटिल ली ने कहा। उसने चिकन को लोहे के कटोरे में रखा और पंख को गर्म करने के लिए उसमें गर्म पानी डाला। उन दोनों ने अपने दस्ताने पहनने के बाद चिकन के पंखों को संसाधित करना शुरू कर दिया। इसे संभालने के बाद लिटिल ली ने चिकन को कुछ बार चुटकी ली। ये चिकन बहुत भारी है, लेकिन यह मोटा नहीं है। ये चिकन वास्तव में अच्छी तरह से पाला गया है, इसे खाने में बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। लिटिल ली ने आश्चर्य से पूछा, हाँ, इस चिकन का मांस उन मनुष्यों द्वारा खिलाए गए चिकन से कहीं बेहतर है। लिटिल वाइट को चिकन खाते समय का स्वाद याद आया और उसने अवचेतन रूप से अपनी लार निगल ली। उसने कहा, लिटिल ली, क्या? लिटिल वाइट ने सीधे लिटिल ली को एक ऐसी नज़र दी जिसे केवल समझा जा सकता था लेकिन बोला नहीं जा सकता था। ये देखकर लिटिल ली समझ गया। उसने अपना सिर नीचे किया और बुदबुदाया। एक पल के बाद उसने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, एक को पीछे छोड़ देना, है ना? अगर दोनों को बदल दिया जाए, लोगों को शक हो जाएगा और मेहमान यहाँ 2 मुर्गियाँ साथ में लाए हैं, वे शायद एक साथ पक जाएंगी, और अगर हम सिर्फ एक को बदल दें तो वह नहीं बता सकता। ठीक है, तो हम एक को बदल देते हैं, लिटिल वाइट ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या आपको हेड शेफ को नहीं बताना चाहिए? इतने अच्छे चिकन के साथ अगर वह इसे बनाए तो यह शायद बेहद स्वादिष्ट होगा। मुझे लगता है कि मैं बता दूंगा, लिटिल ली ने आंखें सिकुड़ते हुए हंसते हुए कहा। जैसे ही उन दोनों ने चर्चा समाप्त की, हेड शेफ आ रहा था। हेड शेफ उनके पास से चला गया। अभी भी ब्रेक टाइम में व्यस्त हो? हेड शेफ ने उन दोनों को देखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, ये वो 2 मुर्गियां हैं जो मेहमानों ने भेजी थीं। लिटिल मेई, चलो हम सफाई कर लें, लिटिल वाइट ने उत्तर दिया। क्या ये घर में रखा हुआ चिकन है? हेड शेफ दंग रह गया। वह नहीं बता सका, इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मुझे देखने दो। ठीक है, लिटिल वाइट ने जवाब दिया और चिकन उसे सौंप दिया। हेड शेफ ने चिकन के शरीर को कुछ बार दबाया, फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, यह घर में रखा हुआ चिकन है। बुरा नहीं, यह मांस उच्चतम गुणवत्ता का है। ये चिकन सभी चिकन में सबसे अच्छा है, लेकिन मैंने पहली बार इतना अच्छा चिकन देखा है। हेड शेफ बता सकता था कि यह चिकन साधारण नहीं था। अगर वह इसे बनाता तो इसकी गंध निश्चित रूप से हेड शेफ को अविस्मरणीय बना देती। हे, छोटे ली ने मुस्कुराते हुए कहा। उस बारे में, भाई वांग, उन्होंने हमें 2 चिकन भेजे हैं, क्यों ना हम उनमें से एक को बदल दें, और हम आज रात अपने खाने को बेहतर बना सकते हैं। हेड शेफ ने अपनी भौहें उठाईं, लापरवाही से चिकन को वापस बर्तन में फेंक दिया, छोटे ली को घूरा और बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। भाई वांग का इससे क्या मतलब है? हेड शेफ के जाने के बाद लिटिल वाइट ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या मतलब है? हाँ, परसों हमने जो बतख बदली थी उसने भी कुछ नहीं कहा। उसने खुद ही उसे पकाया भी है और यह बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी से साफ सफाई करो, चलो आज रात के लिए एक छोड़ देते हैं ताकि खाना बेहतर हो जाए, लिटिल ली ने हंसते हुए कहा। ठीक है, लिटिल वाइट ने खुशी खुशी काम करना शुरू कर दिया। 2 मुर्गियों को जल्दी से साफ कर दिया गया। लिटिल वाइट ने बगल से एक मीट चिकन उठाया और दोनों मुर्गियों को एक बैग के साथ लिटिल मेई को सौंप दिया। लिटिल मेई ने बैग उठाया और मैनेजर के पास चली गई। मैनेजर, मैं इन 2 मुर्गियों को अगले दरवाजे के मालिक के पास भेज रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, मैं उन्हें भेज दूंगी, मैनेजर ने झट से कहा और बैग लेकर चला गया। इस समय रणविजय के रेस्टोरेंट में मिंग मैंग ने थोड़ी देर रिमोट कंट्रोल से खेलने के बाद टीवी चालू कर दिया। रणविजय रसोई में काउंटर पहुंच रहा था। बॉस, चिकन तैयार है। मैनेजर के अंदर आने के बाद उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए बैग काउंटर पर रख दिया। बॉस, क्या आप वाकई मेरे बारे में नहीं सोचना चाहते? यहाँ मैनेजर होने से रेस्टोरेंट का टर्नओवर निश्चित रूप से 10 गुना बढ़ जाएगा और बॉस का रेस्टोरेंट पूरे जियांग में मशहूर हो जाएगा। अरे नहीं, इससे बॉस का रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। मैंने बगल के रेस्टोरेंट में काम किया जहां मैंने आधे साल तक काम किया। वह रेस्टोरेंट एक सामान्य रेस्टोरेंट है। मैंने रेस्टोरेंट का टर्नओवर भी 2 गुना कर दिया है। यहाँ का चावल इतना बेजोड़ है, मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे ज़रूर कर सकता हूँ। बॉस, मुझे एक मौका दो। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर ने ये सब एक ही सांस में कह दिया। उसका दिल ईमानदारी से भरा हुआ था।
मैनेजमेंट में एक सफल व्यक्ति के रूप में उसका सपना एक स्टार रेस्टोरेंट में मैनेजर बनना था। हालांकि विश्वविद्यालय से समाज में प्रवेश करने के बाद उसे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था। डिप्लोमा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा था। स्टार रेस्टोरेंट में प्रवेश करना तो दूर की बात है, कुछ हाई एंड रेस्टोरेंट भी उसे स्वीकार नहीं कर सके। कितने लोग लाइन में इंतजार करते हुए अपना दिमाग खपा देते हैं। हालांकि अभी मैनेजर वास्तव में रणविजय के रेस्टोरेंट में काम करना चाहता था, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं था। रणविजय के व्यंजनों ने उसे प्रभावित किया, उसने कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। उसे विश्वास था कि अगर वह ऐसा करेगा तो प्रचार के साथ आधे साल के भीतर रेस्टोरेंट एक स्टार रेस्टोरेंट बन जाएगा। लेकिन बॉस के मन में ऐसा कुछ नहीं था। उसे पैसे कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और हर बार जब वह ग्राहक से पैसे काउंटर पर रखने के लिए कहता तो मालिक ऐसा दिखता जैसे उसे पैसे की कोई परवाह ही नहीं है। मैनेजर की उत्सुक निगाहों को देखकर रणविजय मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और बोले, अगर भविष्य में मुझे इसकी जरूरत पड़ी तो मैं इस पर विचार करूंगा। मैनेजर ने अपने दिल में आह भरी और कहा, ठीक है बॉस, अगर कोई मौका है तो आपको मुझे फ़ोन करना होगा। मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। मैं पहले वापस जाऊंगा, मैं आज रात को डिनर के लिए आऊंगा। ये कहने के बाद मैनेजर मुड़ा और चला गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, अचानक पीछे से एक शांत आवाज आई, रुको। मैनेजर ने रणविजय की ओर देखा और संदेह से पूछा, क्या हुआ बॉस? इतना कहकर मैनेजर मुड़ा और वापस चला गया और हैरान होकर रणविजय को देखने लगा। ये चिकन वापस ले जाओ। रणविजय ने चॉपिंग बोर्ड के दाईं ओर रखे चिकन की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा असली चिकन वापस ले आओ। क्या? ये सुनकर मैनेजर चौंक गया। उसने रणविजय द्वारा इंगित किए गए मुर्गे की ओर देखा और कहा, मुर्गी बदली गई थी। ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों तो ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी साफ किए गए हों। रणविजय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अपनी पीठ पर रखे म्यान से 2 चाकू निकाले। उसी समय उसने धीरे से दोनों मुर्गियों को काट दिया। बैंग बैंग। मुर्गी के बाएं हिस्से को काटते समय 2 दबी हुई आवाजें सुनाई दी और चाकू बीच में फंस गया, जबकि चिकन का दाहिना हिस्सा आसानी से आधा कट गया। रणविजय ने बहुत कम ताकत लगाई जबकि दाहिना हिस्सा सीधे कट गया, जिसका मतलब था कि चिकन की हड्डियां दूसरे की तुलना में बहुत नरम थीं। मैनेजर को स्वाभाविक रूप से फीड मीट चिकन और घर में रखे चिकन के बीच का अंतर समझ में आ गया। ये दृश्य देखने के बाद मैनेजर का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ये मैनेजर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इस समय उसे अपने बॉस के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे नहीं पता बॉस, मुझे माफ करना, मैं अभी इससे निपट लूंगा। मैनेजर के चेहरे पर कड़वाहट थी। उसने चिकन उठाया और भाग गया। कमरे से बाहर निकलने के बाद मैनेजर के चेहरे पर बहुत गुस्सा था और उसका दिल गुस्से से जल रहा था। व्यापार जगत में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बॉस ने उस पर इतना भरोसा किया कि वह चिकन छोड़कर बिना किसी चिंता के अपने रेस्टोरेंट में वापस चला गया। फिर भी जिस रेस्टोरेंट को वह संभालता था उसने ऐसा कुछ किया तो वह कैसे नाराज नहीं होता। मैनेजर बड़े कदमों से रेस्टोरेंट में वापस चला गया। उसने छोटी मेई को अनदेखा किया जो कुछ कहना चाहती थी और सीधे रसोई में चला गया। यहाँ आ जाओ, मैनेजर दहाड़ा। हेड शेफ सहित सभी शेफ अपने चेहरे पर अजीब भाव लिए हुए चले गए। ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार था जब मैनेजर को गुस्सा आया था। हालांकि जब छोटे ली और लिटिल वाइट ने मैनेजर की शक्ल और उसके हाथों में मीट चिकन देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे धीरे धीरे पीछे की तरफ चले गए। चिकन किसने साफ किया? मैनेजर ने बोलते हुए अपने दांत भींच लिए। इस समय पूरा प्लाजा शांत था, यहाँ तक कि लिटिल मेई भी चुप थी। अगर वह उन 2 लोगों के नाम बताएगी तो उनके लिए उन्हें नाराज करना अपरिहार्य होगा। कौन है? मैनेजर ने चिल्लाया। हाँ, ये लिटिल वाइट और मैं हैं। छोटे ली को पता था कि वह अब और नहीं छिप सकता। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और डरते हुए कहा, सॉरी मैनेजर, हम दोनों। वह कहना चाहता था कि हमने शायद गलत चिकन ले लिया है, लेकिन शब्द अभी तक नहीं निकले थे। अरे! मीट चिकन अचानक उड़कर छोटे ली की छाती पर जा गिरा, जिससे उसका बहाना बाधित हो गया। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि इस वजह से हमारे रेस्टोरेंट को कितनी बदनामी झेलनी पड़ी है? तुम लोग बहुत बेशर्म हो, लेकिन मैं बेशर्म नहीं हूँ। रेस्टोरेंट बेशर्म नहीं है, मैनेजर ने गुस्से में कहा। वह चिकन मुझे वापस लाओ। हाँ। लिल वाइट का चेहरा सिकुड़ गया और वह जल्दी से एक तरफ भागा और एक दराज से चिकन ले लिया। मैनेजर ने चिकन को अपने हाथों से पकड़ा और बाहर चला गया। इस समय वहां मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। जब आमतौर पर मिलनसार मैनेजर को गुस्सा आया तो उसका आभामंडल वाकई बहुत मजबूत था। उसे जाते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। इससे जियाओ वाइटल और छोटी ली को राहत मिली, लेकिन वे गलत थे। अध्याय 76। प्रबंधक, जो अभी अभी दरवाजे पर पहुंचा था, पलटा। उसने दोनों को देखते हुए भौहें सिकुड़ी और ठंडे स्वर में कहा, व्यवसाय करना हमेशा से ईमानदारी का मामला रहा है। इस तरह की धोखाधड़ी अब इस नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्रंट डेस्क पर जाओ और अपना मासिक वेतन देखो। तुम दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके साथ ही उन दोनों के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वे कुछ कहना चाहते थे लेकिन प्रबंधक ने उन्हें मौका नहीं दिया और बड़े कदमों से बाहर निकल गया।
जब वे रणविजय के रेस्तरां में पहुंचे तो प्रबंधक के चेहरे के भाव कुछ कड़वे थे। बॉस, मुझे सच में खेद है। मुझे नहीं पता था कि रसोई से 2 नए लोग एक को बदल चुके हैं। मैंने उन्हें पहले ही नौकरी से निकाल दिया है। ये वास्तव में अनुचित है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। रेस्तरां के कर्मचारी वाकई निराशाजनक हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं अब वहां काम भी नहीं करना चाहता। खांसी खांस। बॉस, आप मेरे बारे में फिर से क्यों नहीं सोचते? पहले तो मैनेजर ने गुस्से में कुछ शब्द कहे, लेकिन बहुत जल्द ही माहौल धीरे धीरे बदल गया और मैनेजर ने एक बार फिर यहां काम करने की इच्छा जताई। हालांकि रणविजय ने अपना सिर हिलाकर उसे अस्वीकार कर दिया। थोड़ी देर बाद मैनेजर ने हार मान ली और असहाय होकर अपना सिर हिलाते हुए जाने के लिए मुड़ा। हालांकि मैनेजर का दिल बार बार हारने के लिए तैयार था। उसे पक्का विश्वास था कि जब तक किसी की मार्शल आर्ट गहरी होगी, लोहे का मूसल सुई में बदल जाएगा। उसे विश्वास था कि एक दिन वह रणविजय को स्वीकार कर लेगा। मैनेजर के जाने के बाद रणविजय मिंगमैन के साथ कार्टून देखने गया और बहुत जल्दी ही 5:30 बज गए। इस बार मेहमानों का पहला समूह एक बुजुर्ग दंपति था। वह आदमी 50 साल का लग रहा था, चौकोर चेहरा और चीनी अंगरखा पहने हुए। हालांकि उसके हाव भाव दयालु थे, लेकिन उसके शरीर से अनजाने में ही किसी वरिष्ठ की आभा निकल रही थी। उसके बगल में एक महिला थी जो उससे कम उम्र की लग रही थी। उसके बाल अभी भी बहुत काले थे और उसका चेहरा अच्छी तरह से बना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों के कोनों पर उम्र के निशान दिख रहे थे। लीन, जब तुम इसे बाद में चखोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ का खाना वाकई सबसे बढ़िया है जो मैंने कभी खाया है। रेस्टोरेंट में घुसने के बाद चौकोर चेहरे वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए महिला की पीठ हल्के से थपथपाई। ठीक है, खाने के लिए इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, ये स्वादिष्ट होना चाहिए। वू लीन ने उदासीनता से हंसा। उसका व्यवहार विनम्र था, उसका लहजा कोमल था और वह एक कुलीन परिवार की महिला की तरह दिख रही थी। जब वह छोटी थी तो वह जरूर बहुत खूबसूरत रही होगी। हालांकि यह थोड़ा महंगा है, लेकिन तुमने प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड देखा होगा। इसने पहले ही 7 कार्ड बेच दिए हैं। अगर तुम इसे अभी नहीं खरीदोगे तो तुम बाद में इसे खरीद नहीं पाओगे। चौकोर चेहरे वाले आदमी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो खरीद लो। हम सब बूढ़े हो चुके हैं और हमारे बच्चे भी अच्छे हैं। अगर उन्हें पता चले कि तुम्हें ये पसंद है तो पैसे का जिक्र मत करो, वे इसे तुम्हारे लिए खरीद लेंगे, भले ही इसकी कीमत 10 मिलियन ही क्यों ना हो। वुलिंग ने ठहाका लगाया। ऐसा नहीं चलेगा। उसका चौकोर चेहरा सीधा हो गया और उसने कहा, उनके लिए पैसे कमाना आसान नहीं है। इसके अलावा भले ही वे मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं उनसे इतना पैसा लेना पसंद नहीं करता। चौकोर चेहरे वाले उस आदमी का नाम ली कियांग था। वह सरकार के लिए काम करता था और एक डिवीजन चीफ था। हालांकि वह रिटायर हो चुका था, फिर भी उसके पास कुछ अधिकार थे। उसका एक बेटा और एक बेटी थी, दोनों ही बेहतरीन छात्र थे और उनमें बिजनेस की समझ विकसित थी। उसके बेटे ने एक वित्तीय कंपनी शुरू की थी, उसकी बेटी ने एक कॉस्मेटिक्स कंपनी, उसके सबसे बड़े बेटे का एक बेटा है और उसकी सबसे छोटी बेटी की एक बेटी है। कितना खुशहाल परिवार है। उसे और वू लिंग को अभी सिर्फ अपने बुढ़ापे का मजा लेने की जरूरत थी। इन कुछ सालों में उनके बच्चे उन्हें हर महीने पैसे देते थे और वे जानते थे कि वांग कियांग को पैसे मिलना पसंद नहीं है, इसलिए वे हर बार वू लिंग को ही पैसे देते थे। दूसरी ओर कल रात वांग कियांग सोफे पर बैठा था और इस बारे में बहुत देर तक सोचता रहा था, लेकिन अंत में वह इसे रोक नहीं सका। उसने कहा कि वह सदस्यता कार्ड खरीदना चाहता है, जिससे वू लिंग को लगा कि यह वास्तव में मज़ेदार और ऐतिहासिक है। इस प्रकार अगला दृश्य दिखाई दिया। दोनों के दरवाजे में प्रवेश करने के बाद उन्होंने थोड़ी बात की और सेवा काउंटर के सामने खड़े हो गए। वांग कियांग की नज़र रणविजय पर गई और उसने अपना हाथ हिलाया। छोटे मालिक, हम सदस्यता कार्ड खरीदना चाहते हैं। ओह, रणविजय खड़ा हुआ और चलते समय अपना सिर हिलाया। रणविजय को वांग कियांग का कुछ आभास हो गया था। परसों रात वह पहली बार उससे मिलने आया था और वह इन 2 दिनों में हर बार खाना खाने आया था। लो, पैसे ट्रांसफर कर दो। रणविजय ने अपना बैंक कार्ड थमा दिया। हाँ, 3 मिलियन, 3 सदस्यता कार्ड। रणविजय को दिखाने से पहले वांग कियांग ने कुछ देर तक फोन चलाया। 3 क्यों? हम सिर्फ 2 ही हैं, वू लिंग ने झिझकते हुए पूछा। 2 कैसे काफी हो सकते हैं? वांग कियांग ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, हमारे पास अभी भी एक पोता और पोती है, हम उन्हें बाद में खाने के लिए लाएंगे। यहाँ सदस्यता कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ एक व्यक्ति ही कर सकता है, हम उन्हें कतार में नहीं लगा सकते और अगर ऐसा नहीं किया तो वे खाना नहीं खा पाएंगे। ओह, वू लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो अगर हम खाना खाएंगे तो क्या हमारे बेटे और बेटियों को भी नहीं आना पड़ेगा? वांग कियांग ने हल्के से नाक सिकोड़ी और कहा, वे लगभग घर लौट रहे हैं, उनकी परवाह नहीं है, अगर वे खाना खाने आना चाहते हैं तो खुद ही लाइन में लग जाएं। हम वू लिंग ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ये देखकर रणविजय ने हंसते हुए नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10 कार्ड निकाले और कहा, 3 सदस्यता कार्ड। लिंग, इन्हें ले लो। वांग कियांग ने सदस्यता कार्ड वू लिंग को दिया और रणविजय की ओर देखा। छोटे मालिक, क्या आप हमें पहले 2 कप दूध पीने के लिए दे सकते हैं? ठीक है, दूध 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। रणविजय ने सिर हिलाया। वह खड़ा हुआ और रसोई की ओर चल दिया।
वांग कियांग और वू लिंग सदस्य की मेज की ओर चले गए। लिंग, चलो अंदर की मेज पर बैठते हैं। बाहर की सीटें वे सीटें हैं जिनका उपयोग 4 युवा हर दिन करते हैं। वांग कियांग वू लिंग का नेतृत्व करते हुए सबसे अंदर की मेज पर बैठ गया। वांग कियांग और उसकी पत्नी के लिए थोड़ा दूध लाने के बाद उसने खुद के लिए एक और कप दूध डाला। पीते समय उसने रणविजय के साथ थोड़ी देर बातचीत की और फैसला किया कि वह कल सुबह मछली के पौधे देने के लिए माउंट न्यू मून जाएगा। रात के खाने में अभी भी सिर्फ अंडा फ्राइड राइस ही था। इस बार रणविजय मेंगमैन के लिए सिर्फ थोड़ा सा चावल लेकर आए। अनहन, पापा, ये बहुत कम है, खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, मेंगमैन ने अपना मुंह फुलाकर दुखी होकर कहा। रणविजय ने उसे खुश करने के लिए बहुत सी बातें कहीं और मेंगमैन को यह बताने के बाद कि वह रात में स्वादिष्ट भोजन खा सकती है, मेंगमैन अनिच्छा से सहमत हो गई। रेस्तरां के सामने अभी भी बहुत से लोग कतार में खड़े थे। हालांकि 30 छोटी कुर्सियां भरी नहीं थीं। वहां लगभग 20 लोग थे क्योंकि सभी को लगता था कि पिछली पंक्ति में मूल रूप से कोई भोजन नहीं बचा है। येजिचेन केवल उदास चेहरे के साथ जा सकता था, जबकि खुद से बुदबुदाते हुए, काश मेरे पास सदस्यता कार्ड होता। उनके दिलों में इस रेस्तरां के सदस्यता कार्ड के साथ स्थिति उच्च थी। जब हर सदस्य की मेज की ओर चलता था तो वे हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे। उनकी आंखों में ईर्ष्या कोई भी देख सकता था। अनजाने में इन ग्राहकों के दिलों में रणविजय के रेस्तरां का सदस्यता कार्ड सब कुछ पार कर गया था। और भी कपड़ों का ब्रांड, क्या आप इसे खा सकते हैं? रोलेक्स, क्या आप इसे खा सकते हैं? लैम्बोर्गिनी, फरारी, क्या आप इसे खा सकते हैं? ओह, मिशेलिन का 3 स्टार रेस्टोरेंट, मैं खा सकता हूं, लेकिन मुझे खेद है, मैं नहीं जा रहा हूं। मुझे केवल एग फ्राइड राइस चाहिए। मैं केवल मेंगमैन के आराम भोजन कक्ष को पहचानता हूं। धीरे धीरे सभी ग्राहकों को ऐसा ही महसूस होने लगा। खाना बेशक महत्वपूर्ण था, उनकी नज़र में रणविजय का रेस्टोरेंट पहले से ही उनके दिल में सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन चुका था। हालांकि जब रणविजय ये दृश्य देखता तो वह हमेशा एक पल के लिए सोचता। रेस्टोरेंट की जगह छोटी और अधिक भीड़भाड़ वाली थी, जिससे रणविजय थोड़ा दुखी था। 10 सदस्य सभी भरे हुए थे, अगर और सदस्य होते तो एक सीट भी नहीं होती। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सदस्यों के लिए कुछ सीटें छोड़नी पड़ीं? क्या उसे सदस्यों की कीमतों में 10 गुना वृद्धि करनी चाहिए, या बस सदस्यों को बेचना नहीं चाहिए? रणविजय ने सवाल के बारे में सोचा, लेकिन शब्द पहले ही कहे जा चुके थे और चूंकि उसने पहले ही सब लिख दिया था तो बस इतना ही। बाकी सदस्यता कार्ड 10-10 मिलियन में बिकेंगे, जिससे इसे खरीदने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। अगर ग्राहकों को पता होता कि वह क्या सोच रहा है तो वे निश्चित रूप से उसके सामने झुक जाते। बॉस बहुत ही अतार्किक है न? सदस्यता इतनी महंगी थी तो वह इसे क्यों तुच्छ समझेगा? हालांकि वे नहीं जानते थे कि रणविजय का दृष्टिकोण कितना ऊंचा था। रात के खाने के बाद शाम के 7 बजे बज चुके थे। झाओ फैंग सबसे आखिर में जाने वाले थे। जाने से पहले उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक बार फिर डाइनिंग हॉल की सफाई की। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके कामों को पहले ही कुछ लोगों ने देख लिया था। जैसे ही झाओ फैंग गाड़ी चलाकर जा रहे थे, सड़क के दूसरी तरफ एक काली ब्यूक खड़ी थी। एक गंभीर दिखने वाले ड्राइवर ने अपना मोबाइल फोन निकाला और कॉल किया। लॉ टैंग, झाओ फैंग हर दिन उसी रेस्तरां में ठहरता है जिसका नाम मेंगमैन लीजर रेस्तरां है। वह मालिक से बहुत परिचित है और उसने उसके कुछ काम में मदद की है। ड्राइवर ने सभी को खबर के बारे में बताया। न्यू मून बे रोड के किनारे एक हवेली में 40 के दशक का एक आदमी खिड़की के सामने खड़ा था। उसने बाथरोब पहना हुआ था और बाहर पूल में खेल रही 3 खूबसूरत महिलाओं को देख रहा था। टैंग जान का रूप बहुत शांत था, बिल्कुल किसी पड़ोसी के चाचा जैसा। उसकी मोटी भौहें और बड़ी आंखें, होंठ थोड़े मोटे थे और उसके चेहरे की विशेषताएं तीक्ष्ण और सीधी थीं। जब उसने ये खबर सुनी तो उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ओह, क्या ऐसा है? अपने आप से हल्के से बुदबुदाने के बाद उसने सीधे फोन रख दिया और पहाड़ के नीचे न्यू मून बे की दिशा में गहरी नज़र से देखा। भाई, मेंगमैन राजकुमारी यहाँ है। काजल मुस्कुराते हुए डाइनिंग हॉल में भाग गई। उसके हाथ में 2 बैग थे, एक में कुछ स्नैक्स थे और दूसरे में कुछ खिलौने। शुक्रिया आंटी। आंटी बहुत दयालु हैं। मेंगमैन बहुत खुश थी जब किसी ने उसे उपहार दिया। उसने काजल को धन्यवाद देते हुए अपनी बड़ी और साफ आंखें झपकाईं। यही, बेशक आंटी मेंगमैन को पसंद करती हैं। क्या आपने नहीं देखा कि मैं सिर्फ मेंगमैन के लिए ही उपहार लाया हूँ? काजल ने हंसते हुए मेंगमैन के छोटे से सिर को सहलाया। तुम यहाँ कैसे पहुंची? काजल को दूसरी तरफ से दौड़ते हुए देखकर रणविजय ने पूछा। मैंने सबवे लिया, काजल ने जवाब दिया। सबवे? तुम्हारे पास यहाँ कोई कार नहीं है? रणविजय चौंक गया और उसे लगा कि वह थोड़ा लापरवाह है। मुझे कार की क्या जरूरत है? मुझे अभी कारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। काजल ने थोड़ा मुस्कुराया। अध्याय 77। जब काजल बाहर गई तो उसके पास केवल 6 लाख रुपये थे। यात्रा के बाद उसके पास पैसे नहीं थे और वह आखिरकार काम करने के लिए जियांग आ गई। उसके पास कार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ये देखकर रणविजय ने कुछ नहीं कहा और सीधे अपना मोबाइल फोन निकाला, टेक्नोलॉजी मास्टर का नाम कार्ड निकाला और कॉल किया। हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह कौन है? जब कॉल कनेक्ट हुई तो तकनीशियन ने गहरी आवाज में पूछा।
मैं वही हूँ जिसने 2 दिन पहले मॉडिफाइड पांडा कार खरीदी थी। रणविजय ने जवाब दिया। ओह बॉस, यह आप हैं। क्या कार में कोई समस्या है? तकनीशियन के गर्मजोशी भरे शब्दों में घबराहट की झलक थी। नहीं, मैं एक और कार खरीदना चाहता हूँ, रणविजय ने स्पष्ट रूप से कहा। एक और खरीदूं? तकनीशियन ने सुखद आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा, आप किस तरह की कार खरीदना चाहते हैं? मासेराटी GT, सफ़ेद वाली। औपचारिकताएं पूरी करने के लिए तुम्हारे पास कब समय है? कल ही कार चलाकर यहाँ आ जाना, रणविजय ने कहा। मासेराटी GT काजल की पसंदीदा कार थी। रणविजय को ये बात याद थी, इसलिए उसने काजल से यह नहीं पूछा कि उसे किस तरह की कार चाहिए और सीधे उसे बुक कर दिया। ठीक है बॉस, मैं 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर तकनीशियन रोमांचित हो गया और यहां तक कि उसकी आवाज़ भी कांप उठी। रणविजय द्वारा कार बदलने के लिए 1,08,000 खर्च करना तकनीशियन को चौंका चुका था। कुछ ही दिन बीते थे और इस बॉस ने एक बार फिर 2 लाख युआन की स्पोर्ट्स कार खरीद ली थी। बहुत खुश, हाँ, रणविजय ने जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। वह हमेशा से ही लापरवाह रहा है, चाहे वह कुछ भी खरीदना चाहे या जो भी करना चाहे, वह उसे करेगा। वह जो भी खरीदना चाहेगा, जो भी करना चाहेगा, वह खरीदेगा। वर्तमान में रणविजय के ज्ञान के साथ उसे अब किसी भी कानून या नियम की परवाह नहीं थी। क्या मजाक है, उस समय रणविजय की ताकत क्लेश क्षेत्र के चरम पर थी। उसके एक हाथ से पूरे ग्रह को नष्ट किया जा सकता था। नियम, ये सिर्फ तोड़ने के लिए है। उदाहरण के लिए, अभी रणविजय अपनी बहन के लिए एक कार खरीदना चाहता था और उन्हें अपने स्थान पर सौदा करने के लिए कहना चाहता था। इसके अलावा उन्हें कल यहाँ कार पहुँचानी थी। अगर वह ऐसा नहीं कर सका तो ऐसा इसलिए था क्योंकि पैसे पर्याप्त नहीं थे। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जो पैसे से नहीं किया जा सकता था। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता था तो वह उसे एक कटोरी अंडा फ्राइड राइस देता था। अगर यह काम नहीं करता था तो वह एक कप दूध पीता था। अगर यह फिर भी काम नहीं करता था तो रणविजय को हिंसा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि हर चीज़ के बारे में लापरवाह होने की ज़रूरत थी। कम योग्यता के साथ हर चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना पड़ता था, ठीक वैसे ही जैसे रणविजय अपना घर बेचकर पहाड़ खरीदना चाहता था। जैसे जैसे उसकी योग्यता बढ़ती गई, वह जो चाहे कर सकता था। काजल को जाहिर तौर पर इतना कुछ नहीं पता था। इस समय वह थोड़ी उलझन में थी और उसने अवचेतन रूप से पूछा, भाई, तुम मेरे लिए कार क्यों खरीद रहे हो? मुझे लगा तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं। काजल को जाहिर तौर पर रणविजय द्वारा पहाड़ किराए पर लेने, रेस्तरां किराए पर देने और घर बेचने के मामले के बारे में पता था। वह ये भी जानती थी कि घर बेचने से मिले पैसे खर्च हो गए हैं। इसलिए काजल हैरान थी। मेरे पीछे आओ, रणविजय ने हंसते हुए डेस्क के पीछे दराज से एक पेन निकाला और काजल को दरवाजे पर ले आया। कारोबारी घंटे, दिन में 3 घंटे। एग फ्राइड राइस की एक सर्विंग के लिए 300 युआन, एक कप दूध के लिए $100, एक डिश के लिए $200, 400 मीट डिश। मेंबरशिप कार्ड, टॉप 10 10 लाख थे, 11वें से 20वें नंबर पर 10 लाख। हे भगवान, भाई तुम पागल हो क्या? तुम इस तरह से व्यापार कैसे कर सकते हो? क्या तुम सिर्फ दिवालिया होने का इंतजार नहीं कर रहे हो? काजल ने अपनी आंखें चौड़ी करके अविश्वास के भाव के साथ कहा। हालांकि रणविजय सिर्फ थोड़ा मुस्कुराया, फिर उसने मेंबरशिप कार्ड के पीछे कुछ शब्द लिखे। पहले 10 मेंबरशिप कार्ड बिक चुके हैं, 10/20। लिखने के बाद रणविजय ने चेहरे पर मुस्कान के साथ चकित काजल को देखा। इस समय कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी, इन शब्दों में सब कुछ समाहित था। भाई, क्या ये सच है? पहले 10 मेंबरशिप कार्ड बिक चुके हैं। आप कितने दिनों से रेस्टोरेंट चला रहे हैं? क्या आप उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? असंभव, तुम तो रसोई के हत्यारे हो। इतने ऊंचे दाम में कैसे बिक सकता है? उद्धरण चिन्ह। ये जानकारी ऐसी थी जिस पर काजल को भी यकीन नहीं होता। उसने रणविजय को घूर कर देखा और उससे कई बार सवाल किए। क्या बात है मेरी बहन? क्या तुम अपने भाई को बहुत कम नहीं आंक रही हो? रणविजय को समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने जेब से अपना सेलफोन निकाला, मैसेज बोर्ड खोला और बैंक से आए मैसेज को टैप किया। जब काजल ने देखा कि बैंक में 8 मिलियन से ज्यादा जमा हैं, तो वह एकदम दंग रह गई। वह रणविजय को हैरानी से देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। छोटी बहन, पैसा सिर्फ अंकों का एक गुच्छा है। कुछ समय बाद बड़ा भाई तुम्हें बताएगा कि असल जिंदगी क्या होती है और हमें भविष्य में इसका सही से मजा लेना होगा। बस तुम अपनी डीजे की नौकरी छोड़ दो। रणविजय ने काजल के कंधे पर हाथ फेरा। मुझे डीजे पसंद है। मैं स्टेज पर हाथ हिलाता हूँ और स्टेज के नीचे बहुत से लोग ताल पर चिल्लाते और नाचते हैं। यही वो एहसास है जो मुझे पसंद है। काजल ने अपनी जीभ बाहर निकाली और मुस्कुराते हुए ये शब्द कहे, लेकिन उसके बाद उसके हाव भाव गंभीर हो गए और बोली, भाई तुम सच में कमाल हो। तुम जियांग में कुछ ही दिन रहे हो और तुम्हारे पास पहले से ही ऐसी उपलब्धियां हैं। हा, क्या यह अभी भी मेरी छोटी चुड़ैल बहन है? पहले क्या तुम्हारी नज़र में 10 मिलियन पॉकेट मनी नहीं हुआ करते थे? छोटी बहन, तुम्हें भविष्य में पता चलेगा कि ये दुनिया सिर्फ हमारे मनोरंजन की जगह है। रणविजय हल्के से मुस्कुराया। हा, काजल खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाए।
उसने रणविजय की तरफ आंखें घुमाए और कहा, देखो तुम क्या कह रहे हो, हाँ तुम वास्तव में पहले वाले घमंडी यंग मास्टर मेहरा की तरह बात कर रहे हो। मुझे इसकी परवाह नहीं है। रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अब इसे देखते हुए शांग जिंग के चौथे यंग मास्टर, वह भावना एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र की तरह थी जो कक्षा के मॉनिटर के पद के लिए लड़ रहा था। लेकिन वास्तव में शांग जिंग के चौथे यंग मास्टर एक सम्मान थे जिनकी प्रशंसा हजारों लोग करते थे। रणविजय और काजल घर लौट आए और मिंगमैन के साथ खेलने लगे। काजल को आमतौर पर बच्चे पसंद नहीं थे, इसलिए उसे लगा कि यह बहुत कष्टप्रद है। हालांकि जब मिंगमैन की बात आई तो वह ईमानदारी से उसे पसंद करती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह निश्चित रूप से एक महान सुंदरी थी, अन्यथा वह इतनी सुंदर मिंगमैन को जन्म नहीं दे पाती। लगभग 10 मिनट के बाद तकनीशियन वापस आया। उसके साथ 3 लोग भी आए थे, जियाओ यून जिसने रणविजय को कार बेची थी, व्यापार का प्रभारी व्यक्ति और तकनीशियन। एक पुराने कर्मचारी के रूप में तकनीकी मास्टर बहुत सी चीजें जानता था और इस बार वह था जो 2 अन्य लोगों को लेकर आया था। उसने फैसला किया था कि वह थोड़ा सा हिस्सा देगा पैसे और उनके साथ बेहतर संबंध बनाए रखें और भविष्य में वे उसका ख्याल रखेंगे चाहे उनका कोई भी व्यवसाय हो। आखिरकार वह एक सहायक तकनीकी विशेषज्ञ था और वैसे भी रणविजय को अभी भी जियोयू द्वारा लाया गया था। एक पुराने विक्रेता के रूप में वह ये भी जानता था कि पैसा एक व्यक्ति द्वारा नहीं कमाया जाता है। एक साथ जीतना एक अच्छी दिशा थी। उन तीनों ने काजल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रणविजय ने उन्हें भुगतान किया और मासेराटी जीटी खरीदने में 2,600,000 खर्च किए। लैंडिंग टैक्स और अन्य शुल्क कुल मिलाकर 3,400,000 थे। रणविजय ने उन्हें सीधे 3,500,000 का भुगतान किया और उन्हें अगले दिन यहां कार चलाने के लिए कहा। तकनीशियन इतना खुश था कि उसका मुंह भी बंद नहीं हो रहा था और उसने सहमति में सिर हिलाया। जब उसने ये सब किया तो सुबह के 9 बज चुके थे। रणविजय ने रसोई में काम करना शुरू कर दिया। 2 मुर्गियों को टुकड़ों में काट दिया और रणविजय ने चिकन बट को फेंक दिया। हालांकि माउंट न्यू मून की चिकन की हड्डियां सख्त थीं, लेकिन रणविजय का चाकू उससे भी ज्यादा तेज था। उसकी धार की एक लहर से वह चमक उठा और चिकन के मांस का आकार लगभग एक जैसा था। रणविजय ने जांघों, पिंडलियों और पंखों के सिरे को आंशिक रूप से काटा था। चिकन का मांस तैयार करने के बाद रणविजय ने आलू, बैंगन और बीन्स को साफ किया। अभी सिर्फ 10 मिनट हुए थे और सारी सामग्री पहले ही खत्म हो चुकी थी। अगर कोई और होता तो शायद वह 10 मिनट में इस चिकन को काट भी नहीं पाता। किचन में रणविजय की हरकतें बहते पानी की तरह लचीली थीं, लेकिन यह नज़ारा सोफे पर खेल रहे दोनों को नहीं दिखा। मिंगमैन, चलो तुम्हारी माँ को बुलाते हैं। रणविजय ने अपना एप्रन अपने कंधे पर लटकाया और हाथ धोने के बाद कहा, हाँ ठीक है, जाओ माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ। छोटी राजकुमारी ने खुशी से अपने हाथ हिलाए। चलो चलते हैं। रणविजय ने मिंगमैन को अपनी बाहों में उठा लिया। कहाँ जा रहे हो? काजल ने पूछा। एयरपोर्ट पर। तुम यहाँ रुक सकते हो और कुछ देर टीवी देख सकते हो। रणविजय ने कहा। टीवी देखने का क्या मतलब है? मैं भी चलूंगा, हम साथ चलेंगे। काजल ने खड़े होकर कहा। यहाँ रहकर और टीवी देखकर काजल को बहुत बोरियत महसूस हो रही थी। अकेले रहना बोरिंग था, इसलिए वह रणविजय के साथ एयरपोर्ट जाकर उसे लेने चला जाता। इसलिए रणविजय ने दरवाज़ा बंद कर दिया और जब काजल कार के सामने पहुंची तो वह एकदम से दंग रह गई। भाई, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम ये कार क्यों चला रहे हो? काजल ने संदेह से पूछा। उसे याद आया कि रणविजय को सुपर स्पोर्ट्स कार सबसे ज्यादा पसंद थी। शांगजिंग में उसके गराज में करीब 10 सुपर कार थीं। हर हफ्ते रणविजय रेस लगाने और रोमांच की तलाश में वहां जाता था। लेकिन अब एक गीली पांडा उसके सामने था जिससे काजल दंग रह गई। ओह, क्योंकि यह अच्छा दिखता है, बाकी अच्छे नहीं दिखते, मिंगमैन ने पहले समझाया। मिंगमैन के दृष्टिकोण से ये कार एक विशाल पांडा की तरह दिखती थी और कार इतनी बड़ी नहीं थी। यह एक बड़े खिलौने की तरह दिखती थी, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो, ये बस अच्छी दिखेगी। मेरे पास इन चीज़ों के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, मैं वही खरीदूंगा जो मिंगमैन को पसंद है। रणविजय ने हंसते हुए मिंगमैन को काजल को सौंप दिया, फिर अपनी मूल स्थिति में चला गया और कहा, चलो। काजल ने रणविजय को देखते हुए मुस्कुराया और कहा, तुम मिंगमैन के साथ वाकई बहुत अच्छा व्यवहार करते हो। हाँ, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मिंगमैन ने गंभीर भाव से कहा। अध्याय 78। ली चेंग ने अपने हाथ में सिगरेट को कुचला और उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर वह अंदर की ओर चला गया और उसने अपनी कार वहीं खड़ी कर दी। दूसरी ओर जब अनन्या और जोऊफी ने देखा कि रणविजय ने कैसे काम किया और ली चेंग को कैसे पीटा गया, तो जोऊफी ने अपने होठों को एक मुस्कान में दबा लिया। हालांकि अनन्या के चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं थे, लेकिन उसके लाल होठों का हल्का सा उभार दिखा रहा था कि वह अपने दिल में हंस रही थी। हालांकि जब अनन्या और यूशान ने प्यारी पांडा कार देखी तो वे थोड़े हैरान रह गए। अंदर बैठो, रणविजय ने ड्राइवर की सीट पर जाते हुए कहा। मुझे चक्कर आ रहा है, आपने ऐसी कार क्यों बनाए? जोऊफी ने मुस्कुराते हुए कहा। हो, इस समय ली चेंग, जो बहुत दूर नहीं था, ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसने अपने हाथ में कार की चाबी खोली और गीली पांडा के बगल में BMW i8 की कार की लाइट जलाई।
कार की कीमत 2 मिलियन थी। इसे ली चेंग ने लापरवाही से चलाया था। उसने देखा कि जिस व्यक्ति से अनन्या मिलने गई थी वह दसियों हजार RMB की कार चला रहा था। उसे अपने दिल में घृणा महसूस हुई और यहाँ तक कि उसके लहजे में भी घृणा की झलक थी। अनन्या, तुम मेरी कार लेकर चली जाओ, मैं तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान के साथ उस जगह पर भेज सकता हूँ। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम ऐसी कार में सवार हो तो वैसे भी तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी। मैं यंग मास्टर ली को परेशान नहीं करूंगी। अनन्या ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अंदर उसकी प्यारी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। वह किसी और की कार में कैसे बैठ सकती थी। ये कहने के बाद अनन्या और जो फेई ने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गए। खिड़की से कोई भी धीरे धीरे देख सकता था कि पिछली सीट पर मिंगमैन को ले जाने वाली एक महिला थी, इसलिए अनन्या पिछली सीट पर बैठ गई जबकि जो फेई आगे की सीट पर बैठ गई। रणविजय के गाड़ी पर चढ़ने से पहले उसने ली चेंग को उदासीनता से देखा। उसकी आंखों में उदासीनता थी। पहले की उपेक्षा को जोड़ते हुए इस नज़र ने ली चेंग को महसूस कराया कि रणविजय उसे नीची नज़र से देख रहा है। ली चेंग का दिल अचानक चिड़चिड़ा हो गया। वह बदसूरत भाव के साथ अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठ गया और स्टीयरिंग व्हील पटक दिया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे अनदेखा करो, मुझे नीची नज़र से देखो। तुम किस आधार पर ऐसा कर रहे हो? उस पांडा कार के आधार पर जिसे अगर तुम सड़क पर फेंक दोगे तो कोई भी नहीं चाहेगा। ली चेंग की सांस फूल गई। वह सिर्फ रणविजय की उपेक्षा के कारण ही नाराज नहीं था, बल्कि अनन्या के उसके प्रति रवैये और उसकी पसंद के कारण भी नाराज था। तुम मेरी कार में सवारी करने के बजाय टूटे हुए पांडा में सवारी करना पसंद करोगे, है ना? ली चेंग की नज़र धीरे धीरे ठंडी हो गई। क्या कुतिया है? ली चेंग ने ठंडी सांस ली। मैं तुम्हें साफ साफ दिखा दूंगा कि हकीकत क्या है। जब मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगा तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ कैसे शांत व्यवहार कर सकती हो। इतना कहकर ली चेंग ने कार स्टार्ट की और इंजन की आवाज़ छोड़ते हुए गीली पांडा की तरफ से निकल गया। उसी समय रणविजय की कार में माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मिंगमैन ने खुशी से अपनी बाँह फैलाई। जब अनन्या ने उसे अपनी बाहों में ले लिया तो मिंगमैन ने भी फाउंडेशन पाउडर के बारे में बात की परवाह नहीं की जिसके बारे में पापा ने उसे बताया था और सीधे अनन्या के चेहरे पर एक चुंबन दिया। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है मिंगमैन, पिछले कुछ दिनों से मैं दूर हूँ, क्या तुम में कुछ अच्छा है? अनन्या मुस्कुराई, बेहद खुश। उसका सुंदर चेहरा वाकई इतना सुंदर था कि वह एक मुस्कान से पूरे देश को गिरा सकता था। हाँ, मिंगमैन बहुत आज्ञाकारी है। वह हर रोज़ पापा के साथ रहती है। हमने पापा, माँ और मिंगमैन को भी बनाया है। वे वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। मिंगमैन ने गंभीरता से कहा और अपनी बड़ी बड़ी साफ सुथरी आंखें झपकाईं। जैसा कि सभी जानते हैं, एक बच्चे की आंखें बेहद खूबसूरत होती हैं, मानो वे स्वाभाविक रूप से सुंदर पुतलियों के साथ पैदा हुए हों। पुतलियां बड़ी थीं और बेहद चमकदार थीं। मिंगमैन जैसी नाजुक लड़की की तो बात ही छोड़िए। क्या ऐसा है? क्या मिंगमैन इतनी शक्तिशाली है? अनन्या मुस्कुराई और मिंगमैन के गालों पर चुटकी काटी। रुको, जब तक हम मेरे कैजुअल रेस्टोरेंट में वापस नहीं आ जाते। मैं इसे माँ को मिंगमैन की पेंटिंग दिखाने के लिए निकालती हूँ। मिंगमैन ने अपनी मीठी आवाज़ में कहा। जब उसने ऐसा कहा तो गाड़ी चला रहे रणविजय की हंसी छूट गई। उसे डर था कि जब अनन्या पेंटिंग देखेगी तो उसके हाव भाव बहुत दिलचस्प होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पेंटिंग के अलावा मिंगमैन और क्या करती थी? अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। मम्मा, और वह पियानो भी है। पापा ने मिंगमैन को बजाना सिखाया था और मिंगमैन सरल गीत भी बजा सकती थी। मिंगमैन ने अपना छोटा सा मुंह बनाया और गंभीरता से कहा। माँ को आखिरी बार देखे हुए कुछ दिन हो चुके थे और अब माँ के लिए श्रेय लेने का समय आ गया था। क्या ऐसा है? अनन्या के चेहरे पर संदेह भरा हुआ था। उसने रणविजय की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पापा पियानो बजाना जानते हैं? वे जानते हैं और वे अद्भुत हैं। पापा बहुत अच्छे हैं। वे सभी कहते थे कि पापा मास्टर हैं। वे सभी मिंगमैन की बहुत प्रशंसा करते थे और वे सभी मुझसे ईर्ष्या करते थे कि मेरे पास इतने अच्छे पापा हैं। मिंगमैन ने थोड़े गर्व के भाव के साथ कहा। उसकी चमकीली आंखों को देखकर उसे यकीन था कि वह पापा बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। काजल को देखने के बाद अनन्या थोड़ी चकित थी। कुछ देर मिंगमैन के साथ खेलने के बाद जब वे न्यू मून बे पहुंचे तो मिंगमैन उसके सीने से चिपक गई और एक गाना गुनगुनाने लगी। तुम अनन्या हो? नमस्ते, मैं रणविजय की छोटी बहन हूँ। मेरा नाम काजल है। काजल ने बहुत ही विनम्र तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब उसने पहली बार देखा कि मिंगमैन की माँ अनन्या है तो काजल को दिल से थोड़ी हैरानी हुई। उस समय अनन्या एक शुद्ध जैद लड़की थी, लेकिन बहुत कम अफवाहें थीं। वह अपने भाई के साथ इस स्थिति में कैसे आ गई और उसने बिना आवाज़ के बच्चे को कैसे जन्म दिया? ये पता चला कि अनन्या ने 5 साल पहले एंटरटेनमेंट सर्कल से संन्यास ले लिया था क्योंकि वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। अरे, मेरा भाई इसका इस्तेमाल तब करेगा जब वह कोई कदम नहीं उठाएगा। एक कदम दुनिया को हिला सकता है। काजल को दिल से झटका लगा, लेकिन कुछ मिनट बाद वह संभल गई। उस समय जब वह और रणविजय मेहरा परिवार के सबसे शानदार समय में थे, वे शांगजिंग में बिना किसी बाधा के चले गए थे और काजल भी एक असली महान चुड़ैल थी। लेकिन मेहरा परिवार को छोड़ने के बाद काजल का अदम्य स्वभाव शांत हो गया था, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसका अपना व्यक्तित्व और स्वाभिमान था। इसलिए जब उसने देखा
कि मेंग मैंग की माँ अनन्या है तो वह थोड़ा चौंक गई। नमस्ते। अनन्या और काजल ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को देखा। सच कहूं तो जब वह पहली बार कार में बैठी तो अनन्या के मन में एक अजीब सी कल्पना कौन थी। एक महिला, वह कौन है? रणविजय के साथ उसका क्या रिश्ता है? क्या वह रणविजय की गर्लफ्रेंड हो सकती है? मेंग मैंग उसके इतने करीब क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले ही अपनी पहचान स्वीकार कर ली है? ऐसा कैसे हो सकता है? यह नहीं चलेगा। उस पर अनन्या का दिल गड़बड़ा गया था, लेकिन उसके बाद मेंग मैंग जैसा प्यारा सा दिल आया और उसने अनन्या के विचारों को वापस खींच लिया। अब जब उसने काजल का परिचय सुना तो अनन्या का दिल बेवजह शांत हो गया। अनन्या, तुम तो कुछ साल पहले जैसी हो गई हो। अरे नहीं, तुम तो और भी खूबसूरत हो गई हो। काजल ने अनन्या के खूबसूरत गालों को देखा और ईमानदारी से तारीफ की। धन्यवाद, तुम भी खूबसूरत हो। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। ऐसा नहीं है कि मैं खूबसूरत हो गई हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़ी बहन यान पहले बहुत अपरिपक्व थी। अब जब मैं, जो फेई ने सहजता से कहा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, अनन्या ने घूरकर कहा, फेई फेई। जो फेई ने मुस्कुराते हुए कहा। जो शब्द वह कहना चाहती थी उसे रोक लिया। मूल रूप से वह कहना चाहती थी अपने भाई द्वारा पोषित होने, मेंग मैंग को जन्म देने और मसालेदार माँ बनने के बाद उसका आकर्षण अब और भी सुंदर है। ये स्वाद से भरा है। हालांकि अनन्या, जो फी को अच्छी तरह से जानती थी, ने तुरंत उसे रोक दिया। हालांकि जो फी ने जो कहा वह सच भी था। आकर्षण शब्द ऐसी चीज नहीं थी जो एक युवा लड़की के पास हो। मम्मा, काजल ने खुद से कहा। वह अनन्या को अपनी भाभी कहना चाहती थी, लेकिन रणविजय ने उसे इस बात पर ध्यान देने के लिए कहा था और उसे लगा कि अगर वह उसे बड़ी बहनयान कहेगी तो यह वैसा नहीं होगा। हाँ, अनन्या ने सिर हिलाया। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करती हूँ। आप जल्द ही मूवी क्वीन के खिताब से भी रिटायर हो सकती हैं। काजल ने प्रशंसा की। ये सुनते ही अनन्या की आंखें चमक उठीं। कुछ हद तक दृढ़ स्वर में उसने कहा, मूवी क्वीन, आप इसे अब वापस ला सकती हैं। क्या आप वापस आ रही हैं? काजल ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मैंने 15 तारीख को रिलीज के लिए अभी एक एल्बम तैयार किया है। शायद परसों ये खबर रिलीज हो जाएगी। अनन्या ने सिर हिलाते हुए कहा। वाह, अगर तुम वापस आ जाओ तो शायद उस समय के प्रशंसक बहुत हैरान हो जाएंगे। काजल हंसी। उम्मीद है। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में कुछ उम्मीद भी थी। स्टार के ठंडे हो जाने के बाद उसके लिए वापस लौटना बेहद मुश्किल होगा, और अनन्या उन लोगों में से एक थी जो पूरी तरह से रिटायर हो चुकी थी, जैसे कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो। एंटरटेनमेंट सर्किल का विकास बहुत तेजी से हुआ। 5 सालों में एक के बाद एक नए राजा सामने आए और युग के बदलावों ने इस राह पर चलना और भी मुश्किल कर दिया। हालांकि अनन्या को अभी भी खुद पर बहुत भरोसा था। जब वे बात कर रहे थे तो सभी रणविजय के रेस्तरां में पहुंच गए। अय्यो, बुरा नहीं है। उस आदमी का स्वाद काफी अच्छा है। हॉल में प्रवेश करते हुए अनन्या और जोहूफी ने आसपास के माहौल पर कुछ नजर डाली। पारिवारिक लेआउट वाला ऐसा डाइनिंग हॉल उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर उसकी नज़र बगल में लगे स्टीनवे पियानो पर पड़ी। वह हैरानी से चली गई। ढक्कन खोलने और कुछ नजरें डालने के बाद वह पूरी तरह से चौंक गई। हे भगवान, रणविजय, क्या तुम सच में पियानो बजाना जानते हो? मैंने तो अपने लिए एक स्टीनवे भी खरीदा है। यह कोई सजावट नहीं है ना? हालांकि रणविजय ने हमेशा की तरह उसे अनदेखा कर दिया। वे डाइनिंग रूम और स्टीनवे पियानो के लेआउट को देखकर थोड़े हैरान थे, लेकिन अगर वे दिन में दरवाजे के सामने नोटिस बोर्ड देखते तो और भी हैरान हो जाते। लेकिन अनन्या को इन सब की परवाह नहीं थी और वह टीवी के सामने बड़े सोफे पर मेंग मैंग को अपनी बाहों में लेकर बैठ गई। उसके खूबसूरत हाथ उसके बड़े बैग में पहुंच रहे थे। मेंग मैंग, पहले अपनी आंखें बंद करो, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मेंग मैंग चौंक गई, फिर उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। अच्छा बनो और चुपके से अपनी आंखें मत खोलो। जैसे ही अनन्या ने ये कहा, उसने अपने बैग से एक आयताकार उपहार बॉक्स निकाला जो लंबाई और चौड़ाई में लगभग 20 सेमी था। उपहार बॉक्स पर एक फूल की आकृति रिबन से बंधी हुई थी। अनन्या ने डिब्बा उसके सामने चाय की मेज पर रख दिया। ये देखकर कि मेंग मैंग ने आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें बंद कर ली हैं, अनन्या हंसी और बोली, ठीक है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। मेंग मैंग बहुत आज्ञाकारी थी। जब उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलीं तो सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह थी उसके सामने रखा डिब्बा। वाह, एक उपहार, एक उपहार, एक उपहार, एक उपहार, एक उपहार, एक उपहार, एक उपहार। अध्याय 79। हालांकि उसे नहीं पता था कि डिब्बे के अंदर क्या है, मेंग मैंग विशेष रूप से खुश थी और उसने लगातार कई बार अनन्या के चेहरे पर चुंबन लिया। अन्य लोगों के उपहारों की तुलना में मेंग मैंग को परिवार के उपहार और भी अधिक पसंद थे। इस समय छोटी राजकुमारी इतनी खुशी से मुस्कुरा रही थी कि उसके चेहरे जैसे होंठ भी बंद नहीं हो रहे थे। इसे खोलो और देखो, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मेंग मैंग को इतना खुश देखकर अनन्या का दिल भी बहुत खुश हुआ। माँ, इसे मेरे लिए खोलो, मेंग मैंग ने हंसते हुए कहा। चलो साथ में ड्राइव करते हैं। ये रिबन देखो, हम में से प्रत्येक को एक मिलेगा। तुम इसे पकड़ो, मैं उसे पकड़ूंगी। आओ, 1 2 3, खोलो। अनन्या और मेंग मैंग ने बकल के एक एक किनारे को पकड़ा और बाहर की तरफ हल्के से खींचने पर रंगीन रिबन खुल गए।
इस बार मेंग मेंग ने माँ के बोलने का इंतजार नहीं किया और सीधे अपने छोटे हाथ से बॉक्स खोला। मेंग मेंग ने 10 इंच के लैपटॉप जैसे दिखने वाले काले बॉक्स को देखा और थोड़ा उलझन में थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और अपनी आवाज़ में अनन्या से पूछा, माँ यह क्या है? माँ इसे अपने लिए खोलो। अनन्या हंसी और रंगीन ब्रश केस निकाला। इसे खोलने के बाद मेंग मेंग ने बहुत सारे रंगीन ब्रश देखे और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, इतने सारे रंगीन पेन, बहुत सुंदर, क्या तुम्हें ये पसंद है? अनन्या हंसी, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। माँ बहुत अच्छी हैं। हो। मेंग मेंग ने अपना प्यारा सुनहरा मछली जैसा मुंह बनाया और अनन्या के चेहरे की ओर दौड़ी, उसे चूमने की तैयारी में। खांसी खांसी मेंग मेंग। रणविजय, जो सोफे के पीछे खड़ा था, ने अपना मुंह खोला और याद दिलाया, पेस्टल। वे पहले ही कई बार चूम चुके थे और ये देखकर कि मेंग मेंग अभी भी उसे फिर से चूमना चाहती थी, रणविजय को लगा कि उसे याद दिलाने का समय आ गया है। ओह, मेंग मेंग अपनी जगह पर रुक गई। उसने पापा को देखा, फिर माँ को। चूमना चाहती थी लेकिन चूम नहीं पा रही थी। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने फाउंडेशन नहीं पोंछा, ये ठीक है। मेंग मेंग मुझे चूमता है। अनन्या ने रणविजय की ओर आंखें घुमाईं और अपना बायां गाल उसके करीब ले गई। क्या? मेंग मेंग ने उसे कुछ बार चूमा। आओ आंटी फेफेई को चूमो। जो फेई ने अपने आसपास देखा, फिर मेंग मेंग के दाईं ओर बैठ गई और अपना फेस बेल्ट उसके ऊपर से गुजरा। हाँ हम नहीं, पापा मेंग मेंग को दूसरों को चूमने नहीं देंगे। मेंग मेंग ने अपनी छोटी हथेली आगे बढ़ाई और जो फेई के चेहरे को धीरे से धकेला क्योंकि वह मना कर रही थी। हन्फ, तो आंटी फेफेई तुम्हें पसंद नहीं करती? जो फेई ने नाक सिकुड़ी। तो मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती। मेंग मेंग ने अपना शरीर अनन्या की बाहों में झुकाया और मुंह बनाया। मैं बदबूदार आंटी फेफेई के साथ नहीं खेलने जा रही हूँ। माँ चलो चित्र बनाते हैं, मैं तुम्हें अपने बनाए चित्र दिखाऊंगी। मेंग मेंग को अचानक याद आया कि कुछ दिन पहले पापा के साथ उसने जो चित्र बनाए थे वे माँ को नहीं दिखाए गए थे, इसलिए वह अनन्या की गोद से फिसल गई और नंगे पैर जमीन पर गिर गई। उसके दो छोटे हाथों ने मेज़ की दराज खोली और अंदर से उसने चित्र निकाला। उफ, मेंग मेंग ने उनके बीच में मौजूद मूर्ख प्राणी की ओर इशारा किया और कहा, यह पापा हैं। पुची, अनन्या हंसे बिना नहीं रह सकी। यह माँ है। मेंग मेंग ने फिर एक और व्यक्ति की ओर इशारा किया। उसका चेहरा गधे से भी लंबा था और आंखें तिल के बीज के आकार की थीं, जिससे अनन्या की अभिव्यक्ति उसी समय कठोर हो गई। हा, जो फेई ने अपना पेट पकड़ा और हंसी, फिर कहा, ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत समान। हे भगवान, मैं हंसते हंसते मर रही हूँ। तुम किस बात पर हंस रहे हो? चुप रहो। अनन्या ने जो फेई की ओर आंखें घुमाईं। मेंग मेंग चौंक गई, उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने पूछा, माँ क्या मेंग मेंग की ड्राइंग अच्छी है? हाँ, अनन्या के मुंह के कोने को हिलते हुए देखकर जो फेई एक बार फिर हंसी। यहाँ तक कि रणविजय भी पीछे से हंसा और उसने अपना सिर हिलाया। बहुत सुंदर, मेंग मेंग वाकई कमाल की है। अनन्या ने मेंग मेंग के छोटे से सिर को सहलाते हुए हंस दिया। ऐसे समय में बच्चे को प्रोत्साहित करने और उसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता होती है ताकि वह उसे टटोलता रहे। सच में? मेंग मेंग बहुत खुश हुई और उसने फिर पूछा, बेशक ये सच है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सबसे सुंदर और सबसे प्यारी मेंग मेंग है? हाँ, क्या मेंग मेंग सुंदर है? ओह, सबसे सुंदर मेंग मेंग है। हे, मेंग मेंग को पापा ने चित्रित किया था। माँ और पापा सबसे सुंदर और देखने में सबसे सुंदर हैं। तो मेंग मेंग बनाओ। ओह, मैं और माँ और मैं साथ मिलकर चित्र बनाएंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अनन्या और मेंग मेंग ने कुछ दिनों से एक दूसरे को नहीं देखा था और वे इतने ऊब गए थे कि वे सोफे पर उत्साह से खेलने लगे। दूसरी ओर जो फेई कभी कभी बीच में आकर बातचीत करती और कभी कभी अपने फ़ोन पर नज़र डाल लेती। रणविजय ने कुछ मिनट तक उन्हें देखा, फिर वह पलटा और रात का खाना बनाने के लिए रसोई में चला गया। काजल काउंटर के पास खड़ी थी और रणविजय को व्यस्त देख रही थी। चावल पकाने के बाद उसने जो पहला व्यंजन बनाया वह आलू के साथ चिकन स्टू था। मुख्य सामग्री चिकन और आलू है, साथ ही प्याज, अदरक, लहसुन और अन्य मसाले। स्वाद मधुर है, प्रक्रिया स्टू की है। चिकन का मांस कोमल, स्वादिष्ट, कई खाना पकाने के तरीकों के लिए उपयुक्त है और पोषण से भरपूर है, शरीर को पोषण देने की भूमिका के साथ। लेकिन हाल के वर्षों में मुर्गियों को खिलाने के लिए अधिक से अधिक रासायनिक फीड का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पोषण बहुत अधिक हो जाता है और शरीर के लिए कई हानिकारक पदार्थ भी होते हैं। इसलिए इस तरह के चिकन की कीमत केवल 20 युआन प्रति होगी। इस प्रकार एक चिकन की कीमत केवल 100 युआन होगी। ये केवल पोषण का मामला नहीं था, मांस में बहुत कम खुशबू थी, इसलिए चिकन के चारे और मांस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें चाहे जो भी करें, वे स्थानीय चिकन की शुद्ध खुशबू पैदा नहीं कर पाएंगे। माउंट न्यू मून में पाले जाने वाले चिकन की तो बात ही छोड़िए। रणविजय ने चिकन को पानी में उबाला। यह अशुद्धियों को दूर करने का कदम था, लेकिन रणविजय को यह समझ में नहीं आया। उसे याद आया कि यह ऐसा ही होता था जब उसने अपनी माँ को पहले खाना बनाते देखा था। कुछ मिनट उबालने के बाद चिकन के बाहर का मांस थोड़ा पक गया था। इस समय रणविजय को मांस की खुशबू आ रही थी। उसके बाद उसने कढ़ाई में तेल डाला, चिकन के टुकड़ों को कढ़ाई में डाला, कुछ बार हिलाते हुए भुने
उसमें हरा प्याज, लहसुन, सोया सॉस डालें, हिलाते हुए भूनें और फिर पानी डालें, थोड़ा पुराना रंग मिलाएं, कुकिंग वाइन, काली मिर्च की सामग्री, नमक और सुगंधित लकड़ी डालें, कढ़ाई को ढक दें, इसे 10 मिनट तक पकाएं, आंच बदलें और जब चिकन पकने वाला हो तो आलू डालें। यह अंतिम प्रक्रिया थी। इस समय रणविजय ने दूसरा स्टू, सोया सींग वाला फ्राइड बैंगन पकाना शुरू किया। यह एक आम डिश थी और रणविजय इस रूट से परिचित थे। उन्होंने व्यवस्थित तरीके से काम किया और खाना बनाने में माहिर थे और कढ़ाई में घुसने के बाद रणविजय खीरे बनाने और छीलने लगे। खीरा माउंट न्यू मून से एक खीरा था। जब इसे चपटा किया गया तो एक ताज़ा खुशबू उसकी नाक में घुस गई। खीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें, छिलका उतारें और एक प्लेट पर रखें। थोड़ा नमक, चीनी और एमएसजी छिड़कें। ये सब तैयार करने के बाद रणविजय ने खीरे के छिलके की चटनी, सिरका, ठंडी चटनी और थोड़ा तिल का तेल बनाया। 10 मिनट बाद उन्होंने खीरे के छिलके में रस डाला और ठंडी डिश बनकर तैयार हो गई। हे भगवान! काजल पूरे समय बगल में खड़ी होकर देख रही थी। ये देखकर वह वाकई अपने दिल में चौंक गई और उसने बड़ी आंखों से कहा, ये डिश बहुत अच्छी लग रही है। भाई, तुम वाकई खाना बनाना जानते हो। अपने भाई को कम मत आंको। रणविजय ने उदासीनता से हंसते हुए कहा। बोलते हुए उसने एक हाथ से चिकन पॉट उठाया और उसे चिकन स्टू आलू से भर दिया, जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तन थे जो सूप के लिए एक छोटे बर्तन की तरह दिखते थे। उसने इसे काउंटर के किनारे पर रख दिया। तेल के ढक्कन को अंदर लिए बिना कमरे में तीखी खुशबू फैलने लगी। वाह, यह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। काजल ने तुरंत देखा। उसने देखा कि आलू के साथ चिकन दलिया की प्लेट तेल से चमक रही थी। यह हल्का लाल था और एक शुद्ध खुशबू छोड़ रहा था, जिससे काजल ने तुरंत दो मुंह लार निगल ली। बस वहां खड़े मत रहो। व्यंजन परोसें, उन्हें गोल मेज पर रखें। काजल की शक्ल देखकर रणविजय हल्के से हंसे और फिर पलटे और कढ़ाई को साफ किया। उसने उसमें तेल डाला और आखिरी अंडा, स्टिर फ्राइड ग्रीन चिली पेपर तलने के लिए तैयार हो गया। काजल ने जब ये सुना तो उसने बड़ी प्लेट उठाई और गोल डाइनिंग टेबल पर चली गई। इस दौरान उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर ही रही। चिकन के टुकड़े इतने चमकदार क्यों लग रहे थे? क्या हो रहा था? काजल थोड़ी हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि स्वाद इतना सुगंधित कैसे हो सकता है, और जब उसने अपने सामने चिकन लेग मीट के टुकड़े को देखा तो उसे उठाकर कुछ निवाले खाने की तीव्र इच्छा हुई। हालांकि अनन्या और जोफी अभी भी सोफे पर बैठे थे, इसलिए वह निश्चित रूप से ऐसी असभ्य हरकत नहीं करेगी। अच्छा, काश वे फिर से न होते। काजल की लार बह रही थी और उसने एक बार फिर मुंह में लार भर ली और अपने दिल में हल्के से बुदबुदाया, काश वे दोनों यहाँ नहीं होते। काजल अब बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे चिकन लेग को अपने हाथों में पकड़ लेती, अपना मुंह चौड़ा करके उसे बड़े बड़े निवाले में काटती। हाँ, वह एक बड़ा निवाला लेना चाहती थी और बेहद सुगंधित चिकन को बड़े घूंटों में खाना चाहती थी। हालांकि ये केवल उसकी कल्पना थी। दुनिया में कोई अगर नहीं था और सोफे पर बैठे 3 लोगों की निगाहें पहले ही काजल के शरीर पर जा चुकी थीं। अरे नहीं, ये वह डिश थी जिसे काजल अपने हाथ में पकड़े हुए थी। अरे वाह, क्या तुम सच में हो? जो फेई को अपनी छवि की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने कुछ सांस ली और खुशबू को सूंघा और फिर आश्चर्यचकित स्वर में कहा, क्या यह इतना सुगंधित है? अरे वाह, गरीब युवा मास्टर वास्तव में खाना बनाना जानता था। रणविजय, क्या तुम गंभीर हो? तुमने पकवान में जहर नहीं डाला है न? यह इतना सुगंधित कैसे हो सकता है? यह असंभव है। क्या असंभव है? काजल ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने पहले ही जहर खा लिया है तो इसे मत खाओ। हम सब इसे खा सकते हैं। यह नहीं चलेगा मेरी अच्छी बहन। ये मिंगमैन के पिता के लिए रात का खाना बनाना आसान नहीं था, इसलिए मुझे इसे ठीक से आजमाना होगा। जो फेई ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए जवाब दिया। उन दोनों का व्यक्तित्व एक जैसा था, बस काजल उससे थोड़ी मजबूत थी। अगर वह स्थिति से अनभिज्ञ न होती और काजल अपने भाई का मजाक न उड़ाती तो वह बहुत पहले ही उन पर हमला कर देती। इस समय मिंगमैन भी अनन्या की गोद से निकल चुका था। वह सोफे पर खड़ी हो गई और उछलते हुए चिल्लाए, पापा पापा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मिंगमैन बहुत भूखी है। मिंगमैन इसे खाना चाहती है। मिंगमैन, चिंता मत करो, ये लगभग तैयार हो चुका है। रणविजय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हंसते हुए अपना आखिरी व्यंजन बनाना जारी रखा। अंडों के साथ तली हुई हरी मिर्च भी एक आम व्यंजन था। साइड डिश के तौर पर रणविजय ने केवल 4 अंडे और 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया। जब वे कढ़ाई से बाहर निकले तो रणविजय ने काजल की ओर हाथ हिलाया और हंसते हुए कहा, व्यंजन परोसो। ऐसी आवाज में जैसे कि वेटर को बुलाया गया हो। काजल ने नाक सिकुड़ी और व्यंजन लाने के लिए चली गई। अध्याय 80। मैं भी। जो फेई उठकर मदद करने के लिए आगे बढ़ी और चावल के 5 कटोरे लेकर उन्हें मेज पर बड़े करीने से रखने लगी। क्या हम पहली मंजिल पर खाएंगे? क्या होगा अगर कोई अचानक आ जाए तो हम क्या करेंगे? अनन्या ने रणविजय की ओर कुछ झिझक के साथ देखते हुए पूछा। कोई नहीं आएगा। रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ओह माँ, जल्दी करो और मुझे वहां ले चलो। मुझे भूख लगी है, मिंगमैन ने उत्सुकता से सोफे से कहा। अनन्या द्वारा उसे ऊपर ले जाने के बाद उसने आगे कहा, माँ, उस बारे में वे हर दिन उस समय आते हैं और वे दूसरे समय नहीं आते। वह कौन सा समय था? अनन्या ने हंसते हुए कहा। वह समय है, मिंगमैन ने गंभीर चेहरे के साथ समझाया,
ये देखकर रणविजय हंसे और अपना सिर हिलाया। हर दिन सुबह और रात में सभी 1 घंटे के लिए खुले रहेंगे। नियम सभी दरवाजे पर नोटिस बोर्ड पर हैं। आप लोगों ने इसे पहली बार अंदर आने पर नहीं देखा। केवल 3 घंटे के लिए खुला रहता है। अनन्या चौंक गई, लेकिन जल्द ही संभल गई। रणविजय कौन है? उस समय शांग जिंग के चौथे यंग मास्टर में से एक के रूप में शांग जिंग को छोड़ना पहले से ही एक बड़ा बदलाव था। क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में एक रेस्तरां खोलने में सक्षम था? अनन्या ने अनुमान लगाया कि यह डाइनिंग हॉल एक ऐसी जगह थी जो विशेष रूप से मेंगमैन के लिए खाना पकाने के लिए बनाई गई थी। उसने शायद इस पर विचार भी नहीं किया था। ये रेस्तरां केवल मेंगमैन के लिए खुला था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने इसे पहले ही 10 मिलियन से अधिक में बेच दिया था, और ये 10 मिलियन अभी भी बिना किसी लागत के शुद्ध लाभ था। ओह, ये सही नहीं है। सदस्यता कार्ड बनाने के लिए खर्च किए गए 1 मिलियन को छोड़कर शुद्ध लाभ 9 मिलियन था। खाने का समय हो गया है। माँ, चलो जल्दी चलो, जल्दी करो। मेंगमैन अब और इंतजार नहीं कर सकती थी और उसने अनन्या को अपनी बाहों में लेकर घुमाया और आग्रह किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो खाना खाते हैं। अनन्या ने बहुत धीरे से हंसते हुए अपनी खूबसूरत आंखों से रणविजय को देखा और मेंगमैन को गोद में उठाकर खाने की मेज की ओर चल पड़ी। काजल और जोफी एक दूसरे से 3 कुर्सियों की दूरी पर बैठे थे। ये 3 कुर्सियां रणविजय, अनन्या और मेंगमैन के लिए छोड़ी गई थीं। जैसे ही अनन्या बैठने वाली थी, रणविजय रेफ्रिजरेटर के सामने चला गया और पूछा, तुम क्या पीती हो? रणविजय रात में दूध नहीं बनाता था। हालांकि दूध बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन इस तरह के समय में थोड़ी शराब पीना ज्यादा कामुक था। रेमी मार्टिन या लाफाएट, काजल ने सहजता से कहा। ये वो चीजें थीं जो काजल अक्सर सार्वजनिक रूप से पीती थी। नहीं, रणविजय ने अपना सिर हिलाया और कहा, रेड वाइन की कोई तैयारी नहीं है। इसमें केवल बियर, ब्लैक बियर, व्हाइट बियर, फ्रूट वाइन, रियो कॉकटेल, कोला और फ्रूट जूस है। मैं रियो कॉकटेल पीता हूँ, अनन्या ने कहा। अनन्या ने केवल थोड़ी सी रेड वाइन पी थी, बस यहाँ कुछ भी नहीं था। रियो कॉकटेल हाई नहीं था, ये केवल कुछ डिग्री था और इसमें सभी प्रकार के फ्लेवर थे। ये थोड़ा ड्रिंक जैसा था, लेकिन बहुत अधिक पीने के बाद भी ये थोड़ा नशीला था। तो मैं भी रियो पी लूंगा, काजल और जोफी ने भी कहा। इसलिए रणविजय ने रियो कॉकटेल की 6 बोतलें निकाली और अपने लिए लिटिल बेवरी बियर की 2 बोतलें निकालीं। खाने का समय हो गया है, खाने का समय हो गया है, मेंगमैन खुशी से चिल्लाया। हाँ, चलो खाते हैं। अनन्या ने काजल की ओर देखा और एक पल के लिए झिझकी। अंत में उसने फिर भी उसके कोट के बटन खोले। मूल रूप से जिस क्षण देवी ने अपने कपड़े उतारे, वह ध्यान आकर्षित करने का क्षण था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जोफी और काजल दोनों की निगाहें उनके सामने रखे पकवान पर केंद्रित थीं। लेकिन रणविजय ने फिर भी उसका बहुत सम्मान बचाया और अनन्या की ओर देखा। जब वे कमरे में दाखिल हुए तो जोफी ने पहले ही अपनी जैकेट उतार दी थी, जबकि अनन्या पूरे समय इसे पहने हुए थी, जिससे वास्तव में रणविजय को लगा कि यह थोड़ा अजीब था। अपनी आंख के कोने से अनन्या ने देखा कि रणविजय उसे देख रहा था और उसके मुंह के कोने से चुपके से एक हल्की मुस्कान प्रकट हुई। रणविजय की निगाहों के नीचे उसने अपनी जैकेट उतार दी। आज उसने जानबूझकर कपड़े पहने थे, इसका कारण ये भी था कि रणविजय कुछ प्रतिक्रिया दे। उसने वी कॉलर वाली काली मलमल की आधी आस्तीन वाली शर्ट पहनी हुई थी। कॉलर आंशिक रूप से काला अपारदर्शी था और उसकी कमर और बाहों के चारों ओर की आस्तीन पारदर्शी मलमल की थी, जो उसकी स्पष्ट सुंदरता को छिपाती थी। और क्योंकि नेकलाइन अपेक्षाकृत कम थी, इसने एक अथाह करियर लाइन को उजागर किया। इसमें एक सेक्सी कॉलरबोन, एक पतली गर्दन और करियर लाइन के किनारे एक चमकदार हार भी था। हार प्लेटिनम से बना था और नीचे का आधा हिस्सा पन्ना के मोतियों से सजाया गया था। नीचे एक काले दिल के आकार की वस्तु थी जो एक छोटे पत्थर की तरह दिखती थी। ये कहना ही होगा कि चाहे वह दिखने में हो या फिगर के मामले में, अनन्या 95 से ऊपर की उम्र में एक परम सुंदरी थी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसके कपड़े इतने सेक्सी थे कि अगर ली चेंग ने उसके कपड़े देखे होते जिससे लोगों का खून बहता, तो वह शायद दंग रह जाता। ये भी पहली बार था जब अनन्या ने किसी बाहरी के सामने ऐसा कुछ पहना था, और चूंकि रणविजय हमेशा उसके प्रति उदासीन रहता था, इसलिए उसके चेहरे पर उदासीनता के भाव थे। अनन्या नाराज थी और उसने इसकी कीमत चुकाई, बस रणविजय के अवाक भाव को देखना चाहती थी। जाहिर है उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। अपनी परिधीय दृष्टि से उसने देखा कि रणविजय की नज़र उसके करियर के स्थान पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से लार बहने वाली हो। वह कितना बड़ा सुअर है। अनन्या ने अपने दिल में हल्की सी खर्राटे लिए। उसकी आंखों में कुछ हद तक आत्मसंतुष्टि भरी नजर आई। लेकिन 5 सेकंड 10 सेकंड बाद वह आदमी अभी भी बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। क्या तुम अभी भी क्यों देख रहे हो? अनन्या एक पल के लिए अपने दिल में थोड़ी शर्मिंदा हुई। उसकी हतप्रभ निगाहें उसकी खूबसूरती को साबित करने के लिए काफ़ी थीं, लेकिन क्या तुम उसे ऐसे ही घूरते रहे? अनन्या को लगा कि रणविजय की निगाहें इतनी गर्म थीं कि उसे लगा कि उसका शरीर कुछ असहज हो गया है। वह अभी भी क्यों देख रहा है? क्या ये हो सकता है कि मैं बहुत बहुत सेक्सी हूँ? अनन्या ने चुपके से अपनी आंखों के कोने से रणविजय को देखा। ये पल सिर्फ 1 मिनट के भीतर ही हुआ था। मेंगमैन के अलावा, जो अपने पंख की नोक को कुतर रही थी, जोफी और काजल अभी भी अपने मालिक के बोलने का इंतजार कर रहे थे।
लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी रणविजय नहीं बोला और आखिरकार उन दोनों ने एक असामान्यता देखी। झोउ फेई ने देखा कि रणविजय की आंखें खुली हुई थीं, उसके चेहरे पर भाव जमे हुए थे और फिर वह हंस पड़ी और मजाक में बोली, यो तुम कहाँ देख रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि काजल और मैं भी यहाँ हैं? भाई वो क्या हम खाना खाने जा रहे हैं? काजल ने उसे बगल से याद दिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। ये पहली बार था जब उसने अपने भाई को सुअर की तरह व्यवहार करते देखा था। वह अपने भाई के लिए बहुत परेशान हो रही थी। चाहे उसकी भाभी कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, तुम सब रात को अपने अपने कमरे में जाकर रोमांटिक क्यों नहीं हो जाते? तुम दिन का इंतजार कर रहे हो, सीधे आंखों में देखने का क्या मतलब है? खांसी खांसी। रणविजय ने एक आखिरी नज़र डाली और अपनी नज़रें वापस खींच लीं। उसका चेहरा बहुत उदासीन था और वह जरा भी शर्मिंदा नहीं लग रहा था क्योंकि उसने सिर हिलाया और कहा, खाओ जब तक तुम लोग आराम से रहो। यहाँ बहुत सारे नियम नहीं हैं। खाओ खाओ। झोउ फेई पहले से ही इसे और सहन करने में असमर्थ थी। रणविजय के अपनी बात खत्म करने के बाद उसने जल्दी से चिकन का एक टुकड़ा उठाया जिसमें शुद्ध सुगंध थी और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। काजल ने पीछे से पीछा किया और उसने भी चिकन का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। जहां तक अनन्या की बात है, जब उसने अभी अभी सुगंध को सूंघा तो उसकी भूख भी जाग उठी और उसने चखने के लिए मांस का एक टुकड़ा उठाया। खाते समय उसकी आंखें जम गईं। चिकन की खुशबू ने उसके मुंह को एक पल में भर दिया। मांस बिल्कुल भी चिकना नहीं था, लेकिन उसमें थोड़ी मांसपेशियों की ताकत थी। मांस की त्वचा नर्म और कोमल थी और उसमें जेलेटिन जैसा स्वाद था। चिकन इतना सुगंधित कैसे हो सकता है? उन सभी में से कुछ ने चिकन खाया था। चिकन की इससे भी बेहतर किस्में थीं, लेकिन वे कभी इतनी सुगंधित नहीं थीं। ये चिकन। उन तीनों के पास अपनी वर्तमान मनस्थिति को शब्दों में बयां करने के लिए अब कोई शब्द नहीं थे। अगर वे इसे जोर से कहें तो यह चिकन का एक टुकड़ा खाने जैसा होगा। यह एक आनंददायक एहसास होगा। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने चावल का पहला निवाला खाया, जब उन्होंने बीन्स, बैंगन, खीरा और अंडे का पहला निवाला खाया, इस पल कोई भी नहीं बोला। वे वास्तव में चुप रहने और खाने के दायरे में पहुंच गए थे। इसलिए नहीं कि वे नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनके मुंह बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहे थे। रणविजय ने जब ये दृश्य देखा तो वह सिर हिलाकर हंस पड़ा। उसके मन में ये भावना नहीं थी कि दूसरे लोग उसका खाना खाना चाहेंगे, क्योंकि ये दृश्य रणविजय की अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। ये भी कहा जा सकता है कि वह ये भाव देखकर थक गया था। रणविजय ने अभी तक खाने के लिए चॉपस्टिक को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन उसने बियर का एक बड़ा घूंट पी लिया था और उसकी नज़र एक बार फिर अनन्या के चेहरे पर गहरी रेखाओं की ओर चली गई। अच्छा खजाना। रणविजय ने हल्के से सूंघा। अगर ये दो शब्द जोर से कहे जाते तो लोग जरूर सोचते कि रणविजय को ये कहना बहुत पसंद है कि वह अच्छा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। रणविजय की नज़र पूरे समय अनन्या के गले में लगे काले दिल के आकार के पत्थर पर टिकी हुई थी। रणविजय की राय में वह काला पत्थर एक आत्मा का खजाना था, एक असली दूसरे दर्जे का आत्मा का खजाना, और निश्चित रूप से कमजोर आत्मा का खजाना नहीं। यही कारण था कि रणविजय पूरे समय उस दिशा में घूर रहा था। जब रणविजय ने यह निर्धारित किया कि वह पत्थर वह खजाना है जिसे वह देख रहा था, या वह खुशबू की किरण जिसे खजाने को सूंघने वाली नाक ने सूंघा था, तो उसने अनुमान लगाया कि वह शायद उससे बहुत दूर नहीं था। जाहिर है, वास्तव में न केवल मिंगमैन किस्मत लेकर आया था, बल्कि अनन्या भी इस जगह पर एक खजाना लेकर आई थी। जैसा कि कहावत है, अनजाने में छाया में एक विलो शाखा डालने के बाद भी रणविजय ने खजाने की खोज शुरू करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए खजाना इसे आपके दरवाजे तक पहुंचाएगा। ये कहना पड़ा कि चाहे वह उसका पिछला जीवन हो या उसका वर्तमान जीवन, रणविजय और खजाने का मिलना तय था। अनन्या के शरीर पर मौजूद पत्थर एक दूसरे चरण का आध्यात्मिक खजाना था, जो एक प्रकार का क्रिस्टल था। क्रिस्टल ऐसी चीज थी जिसकी साधकों को हर रोज जरूरत होती थी। क्रिस्टल में आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी जिसकी लोगों को जरूरत होती थी, और साधना जगत की नसों में भी उनमें से बहुत सारे थे। क्रिस्टल की संख्या भी अगणनीय थी और वे पूरे असंख्य संसारों में पैसे के बराबर थे। क्रिस्टल के विभिन्न ग्रेड भी थे और उन्हें शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल, मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल, निम्न श्रेणी के क्रिस्टल और निश्चित रूप से अत्यंत दुर्लभ शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल में विभाजित किया गया था, और यहां तक कि पौराणिक दिव्य ग्रेड के क्रिस्टल भी थे। जहां तक निम्न श्रेणी के क्रिस्टल की बात है, सबसे खराब क्रिस्टल प्रथम चरण का स्पिरिट खजाना था, सबसे उच्च श्रेणी का स्पिरिट खजाना था, और यह ऑब्सीडियन क्रिस्टल निम्न श्रेणी के क्रिस्टल से बना एक उच्च स्तरीय उत्पाद था। उसके सामने मौजूद इस टुकड़े में बहुत अधिक ऊर्जा नहीं थी और इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन यह अभी भी शुद्ध ऊर्जा थी। रणविजय की वर्तमान ताकत के साथ ये रणविजय के लिए बहुत उपयोगी था।